कितने गिरे हुए इंसान हो। मयंक ने पूछा, ये तुम मुझ पर क्या घटिया इल्जाम लगा रही हो? मैं फ्लर्ट जरूर करता हूँ, पर मैं गिरा हुआ नहीं हूँ। तुम्हें मेरे कैरेक्टर पर बोलने का कोई हक नहीं है मिस टीना। तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन थी जो अभी अभी यहाँ पर मुझे धमकी देकर गई थी? टीना ने मयंक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, होगी कोई तुम्हारी पुरानी महबूबा जिसे देखकर तुम्हारे अंदर का प्यार फिर से खिल उठा था। तभी तो तुम उससे बॉडी मसाज ले रहे थे। हो गई तुम्हारी तमन्ना पूरी, या मैं वापस जाऊं ताकि तुम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर सको उसके साथ? मयंक ने गुस्से में कहा, मिस टीना, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। जिसे तुम मेरी महबूबा समझ रही हो, वो लड़की मेरा खून करने के लिए आई थी। अगर मैं अलर्ट नहीं रहता तो इस बाथरूम में तुम्हें मेरी जगह मेरी लाश नजर आती। ये सुनकर टीना शॉक्ड रह गई। हालांकि टीना मयंक से गुस्सा थी, पर वो अपनी नजरों को मयंक से हटा नहीं पा रही थी। पर मयंक ये बात नोटिस ना कर ले, इसलिए वो छुप छुप कर मयंक के 8 पैक एब्स को देख रही थी। पर यह बात मयंक भी बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था, और साथ ही टीना मयंक पर गलत इल्जाम लगा रही थी। ये देखकर मयंक ने गुस्से में कहा, अगर मैं अलर्ट नहीं रहता तो इस बाथरूम में मेरी जगह तुम्हें मेरी लाश नजर आती। मयंक की बात सुनकर टीना शॉक्ड रह गई और उसने पूछा, क्या? पर ऐसा क्या हुआ था? उसकी बात सुनकर मयंक ने बाथ टब से निकलते हुए कहा, तुम कमरे में बैठो, मैं अभी चेंज करके आया। टीना को अब सब जानना था, इसलिए उसने अब मयंक से कोई झगड़ा नहीं किया और रूम में जाकर मयंक का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद मयंक आया तो उसने बैठते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची है, पर तुम्हें क्या? तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे लिए दिन भर भागा दौड़ी कर रहा हूँ। वो जो अभी लड़की अंदर आई थी, तुम्हें पता भी है वो कौन है? ये सुनकर टीना ने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी एक्स? तब मयंक ने कहा, वो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा की बेटी है, और तुम्हें तो पता ही है, कल मैं उन्हें धमकाने उनके घर गया था और उनकी बेटी के फोटोज मेरे पास थे। इसलिए वो यहाँ आई थी ताकि वो अपनी और अपने माँ बाप की इंसल्ट का बदला मुझसे ले सके। अगर मैं अलर्ट नहीं रहता तो अब तक वो चाकू मेरी जान ले चुका होता। मयंक की बात सुनकर टीना पहले तो हैरान हुई, पर वो इतनी आसानी से मयंक पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने कहा, क्या तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगी? ये सुनकर मयंक ने आराम से टीना को देखा और कहा, तुम वो सारी फोटोज देख सकती हो। हालांकि मैंने अपना फोन तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को दे दिया है, पर उन फोटोज की कॉपी अभी भी मेरे पास मौजूद है। और टीना का जवाब सुनने से पहले मयंक ने अपने दूसरे फोन में मौजूद फोटोज उसे दिखा दी। ये देखकर टीना ने चौंक कर कहा, पर तुमने ये सब कैसे किया? पहले उन रिपोर्टर्स ने खुद मुझसे आकर माफी मांगी, उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने भी, और वो तुम्हें जोगिंदर भट्टी क्यों समझ रहे थे? टीना की बात सुनकर मयंक ने अपने पैर सामने मौजूद टेबल पर फैलाते हुए कहा, वो सब मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। बस तुम इतना जान लो कि कुछ ही देर में तुम्हें तुम्हारी डील मिलने वाली है। फिर टीना ने कहा, ठीक है, चलो हम वापस चलते हैं। तभी टीना के फोन पर कॉल आया तो उसके कॉल उठाने पर वहां से एलिगेंस की आवाज आई, हम ये डील 200 करोड़ में फाइनल करते हैं। ये सुनकर टीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, ओके डन। टीना के फोन रखते ही मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, मिल गई ना डील? उसकी बात सुनकर टीना ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? फिर मयंक ने वहां से उठते हुए कहा, कम ऑन डार्लिंग, सारी प्लानिंग मैंने की और तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि रिजल्ट के बारे में मुझे कैसे पता चला? चलो चलते हैं। दोनों निकल पड़े और इस बार टीना कार ड्राइव कर रही थी और उसने ड्राइव करते हुए ही मयंक से पूछा, अच्छा तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तो बताओ तुम क्या चाहते हो? टीना का सवाल सुनकर मयंक ने शैतानी मुस्कुराहट लिए कहा, मेरी पहली शर्त तो तुम मानने से रही, इसलिए मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। ये सुनकर टीना ने गाड़ी को घुमाते हुए कहा, बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उसकी बात सुनकर मयंक ने एक शब्द में कहा, 10 करोड़। मयंक की बात सुनकर अचानक से टीना ने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया और मयंक की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, क्या 10 करोड़? टीना की बात सुनकर मयंक ने बड़े आराम से कहा, हाँ 10 करोड़। अब तुम्हें 200 करोड़ मिले हैं, उसमें से मुझे 10 करोड़ तो दे ही सकती हो। ये सुनकर टीना ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। वो सोच रही थी, क्या इसे 10 करोड़ देना सही रहेगा, पर वो इतनी ज्यादा रकम मयंक को कैसे दे सकती थी? ये सब सोचकर उसने मन ही मन कुछ फैसला किया और कहा, 10 करोड़ नहीं, इतनी ज्यादा रकम मैं तुम्हें नहीं दे सकती। टीना की बात सुनकर मयंक ने कहा, क्यों नहीं दे सकती? आखिर वो डील भी तो तुम्हें मेरी वजह से ही मिली है ना? मयंक की बात सुनकर टीना ने गुस्से में कहा,
भले ही वो डील मुझे तुम्हारी वजह से मिली हो, पर तुम मेरे असली हस्बैंड या असली बॉयफ्रेंड नहीं हो जो मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दे दूं। हालांकि मयंक फ्लर्टी किस्म का इंसान था, पर कभी कभी उसे टीना की बातें चुभ जाती थी, जैसे अभी चुभ रही थी। पर उसने ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने दी और कहा, ठीक है, फिर 5 करोड़ दे दो, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। टीना ने थोड़ी देर सोचा और उसने मयंक से कहा, ठीक है, तुम उतरो, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। मयंक गाड़ी से उतर गया। उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा, पर वहां बहुत सारे लोग थे और उनमें से वो किस पर शक करे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे पीछे से खुद पर किसी की घूरती हुई नजरें महसूस हुई। वो फुर्ती से पलटा तो उसे गोली चलने की आवाज आई और वो झट से नीचे झुक गया। अगर वो 1 सेकंड भी लेट करता तो अभी वो गोली मयंक को लग चुकी होती। गोली के फायर होते ही मयंक जल्दी से उठा और उस झाड़ के पीछे छुपे हुए साये के पीछे भागा, पर तब तक वो साया वहां से भाग चुका था। ये देखकर मयंक ने मन ही मन खुद से कहा, कि साया मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है और मैं इसे पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, पर ये मुझे मारना क्यों चाहता है? आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? तभी उसके फोन पर एक वॉइस नोट आया। उसने उसे प्ले किया तो उसमें से एक मशीनी आवाज आई, बिग बॉस, चिंता मत करो, ये तो बस एक ट्रेलर था, तुम्हें मारने के लिए हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मयंक जल्दी से पलटा, पर वहां टीना को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। टीना ने उसे देखते हुए परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या तुम ठीक हो? मैंने अभी अभी सुना कि यहाँ पर गोली चली है। अब मयंक ठहरा फ्लर्टी इंसान। उसने भी अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मिस टीना, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? ये कहकर टीना ने वहां से जाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वापस से अपने रूम में आते ही टीना ने 5 करोड़ का चेक मयंक को दे दिया और फिर दोनों उस रूम में गए जहां रागिनी उनका पहले से इंतजार कर रही थी। वहां आते ही टीना और मयंक दोनों ने ही कुछ नहीं कहा। वहीं रागिनी भी शांति से मयंक को ही देख रही थी। रागिनी समझ रही थी कि मयंक उससे नाराज है, इसलिए वो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। तीनों के बीच खामोशी छा गई। तभी उस शांत माहौल में किसी का मोबाइल फोन बज उठा। ये देखकर टीना ने जल्दी से फोन देखा और वो एक्सक्यूज मी बोलकर बाहर निकल गई। टीना को जाते देख रागिनी ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मयंक, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम उस दिन के इंसिडेंट से अब तक नाराज हो? ये सुनकर मयंक ने नाराजगी से कहा, तुमने मुझे पैसे देने की बात कही थी, पर तुमने अब तक मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। अब रागिनी मयंक के नाराज होने का कारण जान चुकी थी, इसलिए उसने जल्दी से एक चेक पर कुछ अमाउंट लिखा और मयंक की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर मयंक बड़ा खुश हुआ। तभी रागिनी जाकर मयंक की गोद में बैठी तो मयंक ने मुंह फेरते हुए कहा, अब तुम क्यों मेरे पास आ रही हो? पहले तो तुम्हें मेरी कदर ही नहीं थी। अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे जॉब कंटिन्यू नहीं करनी है। इतना कहकर मयंक उस रूम से बाहर निकल गया और बाहर जाने लगा। ये देखकर रागिनी जल्दी से बाहर आई और वही रागिनी को परेशान देख टीना ने जल्दी से फोन रखकर रागिनी से पूछा, क्या हुआ मिस रागिनी, आप इतनी टेंस क्यों हैं? ये सुनकर रागिनी ने जल्दी से कहा, वो मयंक जॉब छोड़कर जाने की बात कर रहा है, जल्दी चलो, हमें उसे रोकना ही होगा। इतना सुनकर दोनों ही मयंक की तरफ बड़े बड़े कदमों से चल पड़े। मयंक के पास पहुंचते ही टीना ने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ मयंक, तुम जॉब छोड़ रहे हो? पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बीच से जॉब नहीं छोड़ सकते। शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सुनकर मयंक ने मन ही मन कहा, मैं जिस काम के लिए तुम्हारे साथ था उसके लिए मुझे 5 करोड़ मिलने वाले थे, और अब बिना मिस्टर ओबरॉय को मारे ही मुझे 5 करोड़ मिल चुके हैं, तो मैं तुम्हारी गुलामी क्यों करूं? बताओ मयंक, तुम ये जॉब क्यों छोड़ रहे हो? तुम इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। तभी रागिनी की आवाज से मयंक होश में लौटा। ये बातें सुनकर मयंक ने शांति से कहा, पहली बात तो तुम लोगों ने कभी मेरी इज्जत नहीं की और मैं अपनी मर्जी से जीने वाला इंसान हूँ। मैं मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बातें नहीं सुनता, क्योंकि ऐसा करना मेरी रूल बुक में है ही नहीं। और वैसे भी मैं कब तक किसी के अंडर काम करूंगा? अब मैं और तुम लोगों के अंडर काम नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर टीना ने उसे घूरते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? ये सुनकर मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे पैसे दे दिए हैं, अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, इसलिए अब मैं तुम लोगों के अंडर काम नहीं करना चाहता। ये सुनकर रागिनी ने कंफ्यूजन में कहा, बिजनेस? कैसा बिजनेस? रागिनी की बात सुनकर मयंक ने कहा, मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, और वैसे भी मुझे बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज है, तो इसके फेल होने का सवाल ही नहीं बनता।
टीना को मयंक की बातों पर गुस्सा आ रहा था कि वो उसके ही पैसे लेकर वो उसके ही अंडर काम करने से मना कर रहा था। ये देखकर टीना ने मयंक से चेक छीनना चाहा, तो मयंक ने वो चेक नहीं छोड़ा और इसी खींचातानी में वो चेक फट गया। ये देखकर मयंक ने टीना से गुस्से में कहा, ये तुमने क्या किया? ये कोई छोटा मोटा चेक नहीं था, 5 करोड़ का चेक था और तुमने इसे फाड़ दिया। उसकी बात सुनकर टीना ने बड़े ही आराम से कहा, हाँ मैं जानती हूँ ये 5 करोड़ का चेक है, क्योंकि ये पैसे भी मैंने ही तुम्हें दिए हैं और अगर तुम मेरे ही पैसे लेकर मुझे ही धोखा देने के बारे में सोचोगे तो मैं सिर्फ तमाशा थोड़ी देखूंगी। ये सुनकर मयंक ने कहा, पर तुमने मुझे पैसे देने की बात कही थी। टीना भी कम नहीं थी, उसने अपनी बात रखते हुए कहा, तुम ये सब छोड़कर जाना चाहते हो ना, जाओ, मैं तुम्हें पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये सुनकर मयंक ने कहा, ठीक है मत दो। ये सुनकर टीना और रागिनी दोनों ही शॉक्ड हो गए। तभी मयंक ने अपनी बात जारी रखते हुए उसे एक पेन ड्राइव देकर कहा, ये लो, ये पेन ड्राइव है। ये जब एलिगेंस आएगा तो तुम्हें ये पेन ड्राइव उसे देना होगा और याद रखना ये पेन ड्राइव तुम उसे 5 करोड़ से कम रकम में नहीं दे सकती हो। मयंक की बात सुनकर टीना ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अगर मैंने उसे ये फ्री में दे दिया तो? वैसे भी अगर मैंने उसे ये पेन ड्राइव फ्री में दे दी तो हो सकता है हमारे बीच अच्छे रिलेशन बन जाए और इससे बिजनेस को भी फायदा हो। टीना की बात सुनकर मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ जो तुम ऐसा सोच रही हो? अगर मैंने इसके बाद इसकी हिस्ट्री रिवील कर दी, पास्ट में क्या हुआ था वो रिवील कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बच पाओगी? उसकी बात सुनकर टीना ने मन ही मन कहा, ये कितना लालची है और कितना बदतमीज भी। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। आखिर ये असलियत में है कौन? इसने इतने बड़े बिजनेसमैन को अपने काबू में कर लिया। ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता। आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें मयंक ने सबसे मुझे बचाया है और ये कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता, क्योंकि मयंक की फाइटिंग कैपेबिलिटी बाकी सबसे कई ज्यादा है। रागिनी ने भी ये देखकर मन ही मन खुद से कहा, आखिर ये कितना शातिर है। आज तक मैंने जितने भी टेस्ट लिए ये सब में पास हो गया और अब ये सब कुछ छोड़कर जाने की बात कर रहा है। तभी टीना ने मयंक को देखते हुए कहा, मतलब तुम सब कुछ छोड़कर जा रहे हो और मुझसे ब्रेकअप भी कर रहे हो? यह सुनकर मयंक टीना को देखने लगा और टीना मयंक को। वहीं रागिनी भी मयंक को ही देख रही थी और पूरे कमरे में सन्नाटा पसर चुका था। मयंक टीना की ऑफर को रिजेक्ट कर चुका था। फिर जैसे ही टीना को याद आया कि मयंक ने उसे एलिगेंस के नाम पर ब्लैकमेल किया था, तो कुछ सोचकर टीना ने फिर से एक 5 करोड़ का चेक मयंक की तरफ बढ़ा दिया और वहां से चुपचाप निकल गई। टीना वहां से जब चली गई तो रागिनी ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमारे साथ वापस तो चलोगे ना? ये सुनकर मयंक अभी नहीं कहने वाला ही था कि उसने मन ही मन सोचा, चला ही जाता हूँ, मेरा जाने का खर्चा तो कम से कम बच जाएगा। क्यों मैं वहां जाने में फालतू में अपने पैसे वेस्ट करूं? ये मन ही मन सोचकर मयंक ने कहा, हाँ मैं चल रहा हूँ। इतना कहकर तीनों वापस निकल गए। तकरीबन 4 घंटे के बाद तीनों दिल्ली पहुंचे। वहां पहुंचकर टीना और रागिनी सीधे ओबरॉय मैंशन चले गए, तो वहीं मयंक बार की तरफ चला गया। उसे बहुत अकेला फील हो रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वहां जाकर थोड़ा एंजॉय करेगा और थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएगा। वहां जाकर वो ड्रिंक करने बैठा और ड्रिंक करते हुए उसने खुद से कहा, यार मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मैंने उस टीना के लिए क्या कुछ नहीं किया। गाड़ी खाई में गिरी थी तब मैंने उसे गिरने से बचाया था, जबकि तब मैं उसे छोड़कर भी जा सकता था। मुंबई में भी मैंने उसकी इतनी मदद की, फिर चाहे रिपोर्टर्स को धमकाना हो या मिस्टर एंड मिसेस शर्मा की सच्चाई को सामने लाना हो। फिर मैंने उसे इतनी महंगी डील भी एलिगेंस से दिलवाई। उसके लिए भी मुझे एलिगेंस और उसकी माँ को ब्लैकमेल करना पड़ा। कितनी बार सिर्फ उसे बचाते बचाते मेरी जान खतरे में पड़ी। सिर्फ उसको वो डील लाकर देने के लिए न जाने कितनी बार मैं मरते मरते बचा, पर उसे तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। खुद से बड़बड़ाते हुए उसने ड्रिंक का एक सिप लिया और आगे सोचने लगा। और एक वो रागिनी, पहले उसने मेरे इतने सारे टेस्ट लिए और फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और पैसे तो दूर की बात है, वो तो मुझे इज्जत तक नहीं देती। मतलब इन लोगों को मेरी सच्चाई नहीं पता है, इसलिए अगर इनको मेरी सच्चाई पता चल जाए कि मैं ही बिग बॉस हूँ तो ये लोग मुझसे बहुत डरेंगे। वो टीना बस अपनी सेफ्टी के लिए मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रही है। मतलब उस टीना और रागिनी को क्या लगता है कि मैं उनके हाथों की कठपुतली हूँ जो जब चाहे यूज कर लिया और जब मन किया साइड कर दिया? लोग अपने कुत्ते की भी इतनी बेइज्जती नहीं करते जितना उसने मेरी बेइज्जती की है। दूध में पड़ी मक्खी की तरह मुझे निकाल फेंका है इन लोगों ने। इन्हें तो मैं देख लूंगा। इतना मन ही मन कहकर जब मयंक दूसरी ड्रिंक लेने के लिए पलटा तो उसे सामने तारा दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा
तो कुछ लड़के उसे घूर कर देख रहे थे, और जब तारा बाहर निकलने को हुई तो वही लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे। ये देखकर मयंक ने वो ड्रिंक का ग्लास वहीं टेबल पर रखा और उन लड़कों के पास आकर कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ये सुनकर उन तीनों लड़कों में से जो शायद उनका ग्रुप लीडर था, उसने कहा, तू क्या कर लेगा बे? तू यहाँ से जा, वरना तू अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचेगा। उस लड़के की बात सुनकर अब मयंक को गुस्सा आने लगा, तो उसने गुस्से में उस आदमी के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। उसका मुक्का इतना जोरदार था कि वो आदमी नीचे जा गिरा, और पूरे बार में जितने भी लोग मौजूद थे सब उनकी तरफ ही देखने लगे। अपने बॉस को पिटता देखकर बाकी के दोनों लड़के एक साथ मयंक पर हमला करने दौड़ पड़े। तो मयंक ने एक लड़के की गर्दन पकड़ ली और दूसरे के पेट पर लात जमा दी। थोड़ी देर के बाद मयंक ने जिस इंसान का गला पकड़ा था वो ज्यादा ही छपटने लगा, तो मयंक ने उसे छोड़ दिया। मयंक उनकी तरफ बढ़ता कि तभी क्लब के मैनेजर ने आकर उसे रोकते हुए कहा, प्लीज सर, इन्हें छोड़ दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि ये अब किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये सुनकर मयंक ने तारा का हाथ पकड़ा और वो उसे वहां से बाहर निकाल कर ले गया। बाहर आते ही उसने तारा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात में तो तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए। उसकी इस बात पर तारा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुका लिया। ये देखकर मयंक ने मजाकिया अंदाज में कहा, कहीं तुम्हारी माँ को तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता तो नहीं चल गया? और क्या उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है? मयंक की बात सुनकर तारा ने मुंह फुलाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद घर छोड़कर आई हूँ। ये सुनकर मयंक ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? मयंक की बात सुनकर तारा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं अपने कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई हूँ, इसलिए मम्मा ने मुझे बहुत डांटा और मैं घर छोड़कर चली आई। उसकी बात सुनकर मयंक ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, तुम लड़कियों में सही दिमाग नहीं होता क्या? सोचा भी है इतनी रात में तुम जैसी खूबसूरत लड़की अगर बाहर दिखाई देगी तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? और अभी तो तुमने खुद देखा, और अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम जानती भी हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। चलो अब घर चलते हैं। मयंक की बात सुनकर तारा ने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना घर। ये सुनकर मयंक ने उसे गुस्से में घूरा तो तारा ने कहा, ठीक है, ऐसे घूरने की क्या जरूरत है, चल रही हूँ। मयंक के पास अपनी गाड़ी नहीं थी, इसलिए दोनों पैदल ही घर की तरफ चल पड़े। घर से कुछ दूरी पर उन दोनों ने देखा कि रक्षिता घर के ही नाइट सूट में बाहर परेशानी में तारा को ही ढूंढ रही थी। ये देख मयंक ने तारा से कहा, देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही है और तुम हो कि घर छोड़कर चली आई। फिर वो दोनों रक्षिता के पास गए तो रक्षिता ने तारा को देखकर उसे गले लगा लिया और कहा, ये क्या हरकत है तारा? माना कि मैंने तुम्हें डांटा, पर वो भी तो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही डांटा था ना। तुम ऐसे गुस्से में घर छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गई थी तुम्हें लेकर। इतनी रात में तुम अकेले घर से निकल गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? दोनों माँ बेटी के बीच की बातों को सुनकर मयंक ने आसपास देखा तो बहुत से लोग उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर मयंक ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों की ये जो भी बातचीत है वो घर चलकर करो, देखो सब लोग हमें ही देख रहे हैं। ये देखकर अक्षिता ने इधर उधर नजर घुमाई और फिर तारा से कहा, चलो चलते हैं। फिर तीनों घर पहुंचे तो मयंक चाबी लेकर ऊपर अपने कमरे में फ्रेश होकर आराम करने लगा और थकावट के कारण उसे नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद जब रक्षिता ने डिनर बना लिया तो उसने तारा की तरफ देखते हुए कहा, जाओ तारा, मयंक को बुला लो, सब डिनर कर लेते हैं। ये सुनकर तारा मयंक को बुलाने गई। उसने देखा मयंक सोया हुआ है तो उसने मयंक को कंधे से हिलाते हुए कहा, मयंक, मयंक उठो, डिनर कर लो। हालांकि मयंक को नींद बहुत आ रही थी पर उसे भूख भी लगी थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है चलो। फिर तीनों ने साथ में डिनर किया और इस वक्त पूरे वक्त भी रक्षिता तारा को उसकी हरकत पर डांट रही थी और वहीं मयंक ये फैमिली ड्रामा देखकर बोर हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी से अपना डिनर खत्म किया। तभी तारा अपनी माँ की डांट से बचने के लिए मयंक से पहले ही अपने कमरे में चली गई। अब वहां सिर्फ मयंक और रक्षिता ही बचे थे। दोनों हॉल में मौजूद सोफे पर आ बैठे। मयंक ने देखा कि रक्षिता बहुत उदास है तो मयंक उसके करीब जा बैठा और उसने रक्षिता से कहा, क्या हुआ मिस रक्षिता, आप इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हैं? अब तो तारा भी वापस आ चुकी है। ये सुनकर रक्षिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं मयंक, बात वो नहीं है, मेरे पति को मरे हुए सालों हो गए हैं और इन सालों में मैं बहुत अकेली पड़ चुकी हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा लोनली फील हो रहा है। जब मयंक ने रक्षिता को उदास देखा तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मिस रक्षिता, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब चाहें मेरे साथ अपना दुख शेयर कर सकती हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जब रक्षिता ने देखा कि मयंक उसके बाजू में बैठा है तो उसने भी भावनाओं में बहकर
उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया और कहा, मयंक, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? इतनी जल्दी मेरे पति की डेथ हो गई और सालों से मैं अकेली रह रही हूँ, बस जिम्मेदारियां निभा रही हूँ। मैं अब थक चुकी हूँ इन सब से। उसकी बात सुनकर मयंक ने रक्षिता के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आप चिंता मत करिए मिस रक्षिता, सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से रक्षिता ने कहा, आउच, मेरे आंख में कुछ चला गया। रक्षिता की बात सुनकर मयंक ने रक्षिता का सिर अपने कंधे से उठाया और उसे करीब जाकर उसकी आंखों में देखने लगा। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। मयंक ने रक्षिता की आंख में फूंक मारी। इसके थोड़ी देर बाद ही रक्षिता की आंखों का कचरा निकल चुका था। तभी रक्षिता ने खड़े होकर मयंक को गले से लगा लिया। मयंक सोफे पर बैठा था और रक्षिता ने उसे खड़े होकर गले लगाया हुआ था, जिस वजह से रक्षिता मयंक पर पूरी तरह से झुक चुकी थी। और अगले ही पल रक्षिता उसकी गोद में बैठ गई और उसने मयंक को कसकर गले से लगा लिया। जब मयंक ने देखा कि रक्षिता आगे से पहल कर रही है, तो उसने भी रक्षिता की पीठ पर अपने हाथ कस दिए। रक्षिता ने उसे गले लगाया था और उसके सारे बाल उसके कंधे के एक साइड थे। ये देखकर मयंक ने रक्षिता के कंधों पर अपना चेहरा रखा और अपने होठों को रक्षिता की गर्दन पर रख दिया। ये देखकर अब रक्षिता से भी नहीं रहा गया, तो वो जल्दी से मयंक से अलग हो गई और उसके होठों की तरफ बढ़ गई। ये देखकर मयंक ने भी एक हाथ रक्षिता की पीठ पर कस दिया और दूसरा हाथ रक्षिता के सिर के पीछे रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। और अगले ही पल दोनों के होंठ एक दूसरे के होठों से जा मिले थे। वो दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। उन्हें इस वक्त इस बात का भी होश नहीं था कि तारा उन्हें ही देख रही है। थोड़ी देर के बाद जब रक्षिता की सांसें उखड़ने लगी, तो उसने अपने हाथों से मयंक की छाती पर दबाव बनाया और उससे अलग हो गई। अलग होकर रक्षिता जोर से सांसें लेने लगी, तो मयंक ने रक्षिता की पीठ पर प्यार से सहलाते हुए कहा, आराम से मिस रक्षिता। फिर उसने रक्षिता को अपनी बाहों में उठाया और रक्षिता के रूम में आ गया। उसने बेड के पास आकर रक्षिता को लिटा दिया। रक्षिता भी अब अपना कंट्रोल खो चुकी थी, इसलिए उसने मयंक के शर्ट की कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन अब मयंक को ये सारी हदें कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ती हुई मालूम पड़ रही थी, इसलिए वो हटने की कोशिश करने लगा। तब रक्षिता ने दोबारा से मयंक को अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन मयंक अब और सावधान हो गया था। तभी दोनों को कुछ गिरने की आवाज आई। मयंक फौरन बेड से उतर गया और हॉल रूम की ओर आ गया। वहीं अब तक रक्षिता भी सावधान हो गई थी। वहीं मयंक हॉल रूम में पहुंचा तो उसने देखा तारा से कुछ गिर गया था और वो उसे उठा रही थी। यह देखकर मयंक ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद कमरे में बैठकर वो अचानक से एक बात ध्यान से सोचने लगा। आखिर वो साया कैसा साया है? उस दिन उसका खून देखकर तो पता चल गया था कि वो इंसान ही है, क्योंकि कोई जानवर इतना खतरनाक तो नहीं हो सकता। वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। बिग बॉस से आज तक कोई नहीं जीत पाया, तो उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई? उसने इतनी बार मुझ पर हमला किया, पर एक बार भी मैं उसे हरा नहीं सका। मतलब मेरी इतनी प्रैक्टिस का क्या फायदा जब मैं एक इंसान को इतनी लड़ाइयों के बाद भी ना हरा सकूं? पर वो इतना ताकतवर कैसे है? और मेन बात, वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मुझे जल्दी से जल्दी उसे हराने का तरीका ढूंढना होगा, वरना एक दिन वो मुझे मार डालेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी कहीं से पानी गिरने की आवाज से वो होश में लौटा। जब उसने ध्यान से पानी गिरने की आवाज सुनी, तो ये आवाज उसी अलमारी के दरवाजे से आ रही थी। तब मयंक को याद आया कि पिछली बार भी जब उसने ये दरवाजा खोला था, तो उसे बाथरूम का सीन दिखाई दिया था। ये सोचकर मयंक ने दरवाजा खोला और जैसे ही वो अंदर देखने वाला था, उससे पहले ही उसे दूसरी ओर से रक्षिता की आवाज आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ये देख मयंक पलटा तो रक्षिता हाथों में लोहे की रॉड लिए उसे गुस्से में देख रही थी। ये देखकर मयंक ने रक्षिता से कहा, क्या हुआ मिस रक्षिता, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसकी बात सुनकर रक्षिता ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर गंदी नजर डालने की? ये सुनकर मयंक ने मन ही मन कहा, अभी थोड़ी देर पहले कैसे रोमांटिक हो रही थी और अभी इसमें जैसे माता आ गई हो। इन औरतों को समझना सच में हमारे बस की बात नहीं। पल भर में खुश तो पल भर में गुस्सा, इनका कुछ समझ नहीं आता। तभी रक्षिता ने उसके ऊपर हमला किया तो मयंक झुक गया, जिस वजह से रक्षिता का वार खाली चला गया। रक्षिता उसकी ओर फिर बढ़ती उसके पहले ही मयंक ने कहा, रुक जाओ, मुझे इस घर में रहना भी नहीं है, जा रहा हूं मैं यहाँ से। इतना कहकर मयंक ने अपना बैग उठाया और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो थोड़ी दूर चला ही था कि उसके मन में ख्याल आया, मयंक, तू वहां से गुस्से में निकल तो गया, पर अब इतनी रात को जाएगा कहाँ? वो अब एक सुनसान रास्ते पर आ चुका था, जहां पर पूरा अंधेरा था। यहाँ डंप यार्ड था
और दूर दूर तक कोई घर नहीं थे। एक साइड में पूरा घना जंगल था। मयंक उस रास्ते पर ही चल रहा था कि तभी उसे कुछ बाइक्स की आवाज आई जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। अब मयंक पूरी तरह से फंस चुका था। मयंक ने जब उस ओर ध्यान से देखा तो वहां उन बाइक्स के साथ एक कार भी खड़ी थी और कार की विंडो की खिड़की पर उसे एक साए का हाथ दिख रहा था जिसके हाथ में एक अंगूठी थी और उस पर शेर का निशान बना हुआ था जो चमक रही थी। उस साए के आंखों पर गॉगल्स नजर आ रहे थे। वहीं उस आदमी के बाजू में एक और शख्स मौजूद था। उस शख्स ने उस साए से पूछा, अब क्या करना है? क्या अभी हमें इसे खत्म कर देना चाहिए? उसकी बात सुनकर वो साया मुस्कुराया और आंखों से गॉगल्स निकाले और उसके अगले ही पल हल्की रोशनी में उस साए की नीली आंखें दिखने लगी। नीली खतरनाक आंखें, फिट बॉडी और हाथों में चमकती अंगूठी जिस पर शेर का निशान बना हुआ था। अगर उसे कोई भी देखता तो वो डर जाता। अगले ही पल उस साए ने अपने बगल में मौजूद इंसान से कहा, हाँ, अभी हमें उसे खत्म करना ही होगा। अब तक हम लोग सिर्फ उसे वार्निंग ही देते आए थे, पर शायद ये नहीं सुधरने वाला। तो अब हमें इसे ऊपर पहुंचाना ही होगा, वरना ये और मुश्किलें खड़ा करता रहेगा हमारे लिए। उस साए की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, ठीक है बॉस। फिर वो दोनों ही अंधेरे में छुप गए, जिस वजह से मयंक को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर फिर उसे पीछे से बाइक्स की आवाज भी आई। जब मयंक ने पीछे पलटकर देखा तो उससे कुछ ही दूरी पर 5 से 6 बाइक्स उसके ही पीछे आ रही थी। उस अंधेरे में मयंक को वो इंसान नहीं दिख रहे थे क्योंकि शायद सब ने पूरे चुस्त काले कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर मास्क भी मौजूद था। तभी मयंक को एक गोली की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर मयंक ने अंदाजा लगा लिया था कि उन सब के पास गन्स भी हैं और उसके पास तो अभी सिवाय चाकू के कोई हथियार नहीं। मयंक अब पूरी तरह से फंस चुका था और वो जानता था कि बिना हथियार के इन लोगों से अकेले नहीं लड़ सकता और अगर वो सीधे रोड पर भागता तो वो पक्का पकड़ा जाता। इसलिए उसने सोचा, मुझे घने जंगल की ओर भागना चाहिए, कम से कम मुझे इनको छकाने का मौका तो मिलेगा। ये सोचकर अगले ही पल वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर बाइक्स पर मौजूद लोग और उनके पीछे वो नीली आंख वाला आदमी भी अपनी गाड़ी में मयंक की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ने लगा था। मयंक पूरी तेजी से घने जंगल की ओर भाग रहा था, पर आधे घंटे के बाद जब उसने देखा कि शायद बाकी सब रास्ता भटक चुके थे तो वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और गहरी गहरी सांसें भरने लगा क्योंकि इतनी देर तक दौड़ने की वजह से उसकी सांस फूल चुकी थी। गहरी सांस लेकर उसने खुद से ही कहा, अब ये कौन से दुश्मन पैदा हो गए मेरे? क्या ये जोगिंदर भट्टी के आदमी है? या ऐसा भी हो सकता है कि ये एलिगेंस के आदमी हो, या कहीं पहले मैंने जिन लोगों से लड़ाई की है वो लोग तो नहीं। गॉड, मेरे इतने दुश्मन हैं, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मुझ पर हमला कौन करवा रहा है। अब ये सोचने का समय भी नहीं है मेरे पास। अभी मुझे खुद को कैसे भी बचाना होगा। तभी मयंक पर दोबारा से गोली चली। मयंक ने जल्दी से उस गोली को डॉज किया तो उसे अपने सामने सूखे पत्तों की आवाज आई, जैसे नीचे पड़े सूखे पत्तों पर बहुत से लोग एक साथ पीछे से चलकर आ रहे हों। उन कदमों की आहट सुनकर मयंक ने अपनी सांसें धीमी कर ली और वो पेड़ के पीछे ऐसे छुप गया कि कोई उसे देख ना सके। तभी मयंक ने महसूस किया कि वो सारे आदमी उससे कुछ ही दूरी पर उसे ही ढूंढ रहे हैं। जब कुछ आदमी उसकी तरफ बढ़ने को हुए तो उसने एक पत्थर उठाकर अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया, जिस वजह से सारे आदमी उस तरफ बढ़ गए। अभी मयंक सोच ही रहा था कि वो बच गया है, तभी उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर मयंक डर गया क्योंकि वो जान चुका था कि हो ना हो ये उस साए के कदमों की ही आवाज है। अब मयंक सोचने लगा कि वो इससे कैसे बचे। तभी मयंक को एक आइडिया आया तो वो नीचे लेट गया और उसने सारे पत्ते अपने ऊपर डाल लिए। अब वहां अगर कोई आएगा भी तो उसे यही लगेगा कि वहां सिर्फ जमीन है। थोड़ी देर बाद वो साया वहां चलते हुए आया और उसके साथ जो आदमी था वो भी उसके साथ ही मयंक को ढूंढ रहा था।
अंधेरे में कहाँ गायब हो गया वो अचानक से? उस साये ने कहा। बॉस, दूसरी तरफ चलते हैं, शायद वो वहां गया हो, उस दूसरे आदमी ने जवाब दिया। कुछ पल बाद जब वो साया मयंक के पास से गुजरा तो उसका पैर पत्तों के नीचे छिपे मयंक के हाथों पर पड़ गया। तेज दर्द महसूस कर मयंक की चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर जल्दी से अपनी चीख को अंदर ही दबा लिया, क्योंकि अगर उस साये को मयंक की हल्की सी भी आवाज आती तो उसका मरना तय था। कुछ पल बाद वो साया और उसके साथ मौजूद आदमी वहां से आगे निकल गए। ये देखकर मयंक वहां से झट से उठ बैठा और उसने अपना हाथ देखा तो उस पर उस साये के पैरों के निशान छप चुके थे और उसका हाथ पूरी तरह से सूज कर लाल पड़ चुका था। तभी फिर से उसे कदमों की आवाज आई, पर इस बार सिर्फ ऐसा लग रहा था कि ये दो ही इंसान हैं। जब मयंक ने छुपकर देखा तो उसे काले कपड़ों में मौजूद दो लोग उसी की ओर बढ़ते हुए नजर आए। ये देखकर मयंक ने खुद से ही कहा, चल बेटा मयंक, तैयार हो जा, ऐसे छुपकर तू ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। अभी ये दो ही लोग हैं तो तू इनसे लड़ सकता है, तुझे ऐसे ही करके धीरे धीरे सबको हराना होगा। इतना कहकर मयंक ने इंतजार किया कि वो दोनों लोग उस तक आ गए। थोड़ी देर के बाद एक आदमी मयंक जिस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था वहां आया तो मयंक ने उसके चेहरे पर एक हाथ रखा और दूसरे हाथ में उसकी बंदूक छीनकर उसे फौरन पेड़ के पीछे घसीट लिया और उसकी गन छीनकर उसके चेहरे पर अपना हाथ वैसे ही रहने दिया और पलक झपकते ही उसकी गर्दन मरोड़ दी। ये देखकर वो इंसान चाहकर भी नहीं चिल्ला पाया। फिर उसने मुक्का जड़ दिया और उसकी गले के नीचे एक पॉइंट पर दबाकर उसे बेहोश कर दिया। वहीं जब दूसरे इंसान ने अपने साथी को गायब देखा तो वो भी इधर उधर ढूंढने लगा। फिर मयंक ने हल्के से पास ही पड़े झाड़ की टहनी को उठा लिया जो बहुत मजबूत थी। जब वो दूसरा आदमी मयंक के पास आया तो उसने उस पर लकड़ी से वार कर दिया। सिर पर गहरा वार होने की वजह से उस इंसान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने पलटकर देखा तो मयंक ने उसके हाथों से भी बंदूक छीन ली और उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी। फिर वो उसके ऊपर बैठकर उसे जोरदार मुक्का जड़ने लगा। जब वो इंसान अधमरा हो गया तो उसे वहीं छोड़कर मयंक ने अपने दोनों हाथों में बंदूक कसी और वो आगे बढ़ गया। उसे आगे कुछ दूरी पर चार आदमी दिखे तो मयंक ने दो बंदूक से दोनों आदमियों को शूट कर दिया। जबकि बाकी दो इंसानों ने मयंक की तरफ देखा तो उस पर धड़ाधड़ शूट करने लगे, पर मयंक कूद कर साइड में गिर गया और उसने वैसे ही लेटकर बाकी दोनों आदमियों पर भी अपना निशाना साध दिया और अगले ही पल वो चारों लोग नीचे जमीन पर पड़े थे। तभी एक इंसान की आहट मयंक को पीछे से महसूस हुई तो उसने बंदूक उस पर चला दी, पर मयंक ने देखा कि दोनों बंदूकों की गोलियां खत्म हो चुकी थी। यह देखकर मयंक सामने मौजूद इंसान की गन से बचने नीचे झुका और वो बंदूक की गोलियों से बचने के लिए जिगजैग मोड़ से उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर उसने उस इंसान का हाथ ऊपर उठा दिया और एक ही पल में सारी गोलियां ऊपर चल गईं और फिर मयंक ने उस आदमी को अपनी पूरी ताकत से जोर से नीचे गिराया और उसका गला पकड़कर उसकी पीठ पर बैठे उसे जोरदार मुक्के जड़ने लगा। जब उस इंसान के मुंह से खून निकलने लगा तो मयंक ने उठकर उसकी पीठ पर एक और लात जमाई। तभी किसी ने मयंक के हाथ पर गोली चला दी। यह देखकर मयंक घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने सामने देखा कि 6 से 7 लोगों के हाथों में बंदूक थी और सब उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर मयंक ने खुद से ही कहा, अब मैं इतने सारे इंसानों से कैसे बचूंगा? मेरे पास तो चाकू के अलावा और कोई हथियार भी नहीं है और अब तो मेरे एक हाथ पर गोली भी लग चुकी है। फिर भी मुझे इतनी आसानी से हार नहीं माननी, मैं अपनी आखिरी सांस तक इनसे लड़ूंगा। तभी उन सारे लोगों में से एक आदमी, जो शायद उन सब का लीडर था, उसने कहा, इसे तो अब गोली भी लग चुकी है और इसके पास कोई हथियार भी नहीं है। चलो हो जाए दो दो हाथ, हम भी बिना बंदूक के तुमसे लड़ते हैं। इतना कहकर उसने अपने दो आदमियों को इशारा किया तो दोनों ने अपनी गन अपनी कमर के पीछे रखी और मयंक की तरफ दौड़ पड़े। एक ने मयंक के पेट की तरफ अपना पैर बढ़ाया और दूसरे आदमी ने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। यह देखकर मयंक ने दूसरे आदमी से बचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया और पीछे कूदकर एक जंप लगा दी ताकि वो दोनों आदमियों से एक साथ बच सके। यह देखकर दोनों फिर मयंक की तरफ बढ़े तो मयंक ने एक और जंप लगाई
और दोनों पैरों से दोनों के सीने पर लात जमा दी। वो इतना जोरदार था कि वो दोनों नीचे गिर पड़े। मयंक ने जल्दी से एक के मुंह पर मुक्का जमाया और दूसरे के प्राइवेट पार्ट पर लात जमा दी। ये देखकर वो आदमी जोर से चीखा तो मयंक पहले आदमी को पीटने लगा। अपने आदमियों को पिटते देख एक आदमी ने उस पर गोली चला दी तो मयंक जिस आदमी को पीट रहा था उसने उसे अपने सामने कर लिया, जिस वजह से वो गोली उस आदमी को लग गई। ये देखकर वो मयंक की तरफ बढ़ गया तो मयंक ने उसका हाथ मरोड़ दिया और उसके पैरों के बीच लात जमा दी, जिसके चलते वो भी लड़खड़ा गया। उसके बाद बचे चारों आदमी एक साथ उसकी तरफ बढ़ गए। अब मयंक इन सब से एक साथ नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे दो रास्ते दिखे तो वो एक रास्ते की तरफ मुड़ गया। वो आदमी भी वहां रुक गए और उन्होंने अपने सामने दो रास्ते देखे तो आधे लेफ्ट साइड बढ़ गए और आधे लोग राइट साइड। मयंक भी जान चुका था कि दो रास्तों के कारण वो लोग आधे आधे बढ़ जाएंगे। अब मयंक उनसे आसानी से लड़ सकता था। मयंक थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वहां तीन आदमी आए तो मयंक ने एक पत्थर उठाया और एक इंसान पर निशाना लगा दिया और वो पत्थर सीधे उसके सिर पर जा लगा और दर्द से उस इंसान की आंखें बंद हो गई। ये देखकर मयंक ने बाकी दो इंसानों और तीसरे इंसान को भी पीट दिया। अब मयंक लड़कर बुरी तरह से थक चुका था क्योंकि उसे भी कई जगह चोट लग चुकी थी। तभी उसे फिर कहीं अंधेरे में से लेफ्ट हाथ पर गोली लगी, जहां पहले ही एक बार गोली लग चुकी थी। जब मयंक ने पीछे पलटकर देखा तो वहां बचे तीन आदमी मौजूद थे। ये देखकर मयंक ने अपने पैर के पास से एक चाकू निकाल लिया, पर तभी उन तीनों ने एक साथ उस पर गन तान दी। ये देखकर मयंक ने मन ही मन कुछ सोचा और जैसे ही गोली चली उसने अपने साइड में मौजूद पेड़ के पीछे जंप लगा दी। ऐसे ही वो गोलियों से बचने लगा, पर इस बीच उसे राइट हैंड पर भी एक गोली लग चुकी थी। थोड़ी देर बाद तीनों के गन्स की गोलियां खत्म हो गई तो वो तीनों मयंक की तरफ बढ़ गए। उन्होंने मयंक को बहुत पीटा। अब मयंक भी इतना कमजोर हो चुका था कि उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी उनमें से एक आदमी ने बाजू में मौजूद एक बड़ा सा पत्थर उठाया और इससे पहले कि वो पत्थर से मयंक को मार पाता तभी उन्हें कुछ भारी कदमों की आवाज आई। ये सुनकर उन तीनों को लगा कि कोई जंगली जानवर होगा और वो जानवर शेर ना हो। इस डर से वो तीनों भाग गए। अब मयंक वहां अधमरा पड़ा था क्योंकि उसका काफी खून बह चुका था और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। थोड़ी देर बाद मयंक ने अपनी अधखुली आंखों से देखा कि वो साया उसके करीब है। ये देखकर मयंक समझ गया कि अब वो अपनी मौत के बेहद करीब है, क्योंकि अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। उस साये के साथ एक और इंसान जो मौजूद था, उस इंसान ने अपने सामने मौजूद साये से कहा, अब इसका काम तमाम कर दो, वैसे भी इसने हमें बहुत परेशान किया है और आज ये खुद को बचा नहीं पाएगा। इतना कहकर उस इंसान ने साये की तरफ बंदूक बढ़ा दी, पर साये ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। इसने मुझे इतना परेशान किया है तो अब मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इतना कहकर उस साये ने अपनी पॉकेट से शराब की छोटी बोतल निकाली और उसे मयंक के जख्मों पर छिड़कने लगा। जैसे जैसे वो शराब मयंक के घाव पर जा रही थी वैसे वैसे मयंक की चीख पूरे जंगल में गूंजती रही। ये देखकर उस साये ने मयंक के पास बैठते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है बिग बॉस, इसलिए मैं तुम्हें इतनी बदतर मौत दूंगा कि तुम अगले जन्म में भी मुझसे भिड़ने से पहले 1000 बार सोचोगे। फिर उस साये ने अपने साइड में मौजूद आदमी के हाथों से बंदूक ली और अगले ही पल माहौल में गोली की आवाज गूंज उठी और उसी के साथ मयंक की चीख भी। कुछ महीनों बाद बहुत कुछ बदल गया है शायद, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं हूं। मैं यानी चुप चुप चुप। एक अंधेरे से भरे कमरे में ये आवाज गूंज रही थी। इस आवाज में कॉन्फिडेंस भरपूर सुनाई दे रहा था और साथ ही कोई रहस्य भी।
जैसे कि कुछ बुरा हुआ था इस आवाज के मालिक के साथ। लेकिन क्या और क्यों, ये जानने का सवाल था। साथ ही धीरे धीरे कमरे की लाइट एक एक कर जलती जा रही थी और उसी के साथ उस आवाज के पीछे का शख्स भी नजर आने लगा। उसके पीठ पर और सीने पर जख्मों के गहरे निशान नजर आ रहे थे। ये निशान साफ साफ बुलेट्स के मालूम पड़ते थे। ये शख्स व्हाइट टॉवल में लिपटा था और उसका ये कसरती बदन पसीने से तरबतर दिख रहा था। तभी लाइट्स की रोशनी उसके आंखों के सामने फ्लिकर करने लगी और वो खुद से आगे बड़बड़ाया, जिसने भी मुझे मिटाने की कोशिश की मैं उन्हें एक एक करके मौत की नींद सुलाऊंगा, क्योंकि मुझसे पंगा लेकर उन्होंने सीधी अपने मौत को इनवाइट किया है। तभी इन सब के बीच कमरे में मौजूद एक और टेबल पर रखा एक सेलफोन घरघराने लगा और इस शख्स ने आगे बढ़ते हुए जल्दी से मोबाइल फोन उठाया और फिर फोन पर मौजूद नोटिफिकेशन को पढ़ा और अगले ही पल उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई। बिंगो, लग गया जैकपॉट। तभी फ्लिकर करती हुई लाइट्स एक एक करके पूरी तरह से जल गई और सामने नजर आया मयंक का चेहरा। हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी और ज्यादा लंबे बाल जो कि कंधों तक पहुंच रहे थे। सेक्सी माचो मैन वाली बॉडी जिस पर 8 पैक एब्स 4 चांद लगा रहे थे, लेकिन साथ ही सीने पर और हाथों पर कई जगह कट के निशान भी मौजूद थे जो उसे मौत को छूकर वापस आने के साफ साफ निशानी थे। अरे ये क्या, तो क्या वाकई में मयंक उस हादसे में मरा नहीं था? लेकिन जंगल में जो चीख सुनाई दी थी वो आखिर थी किसकी? क्या गुत्थी है इन सब के पीछे? एक तरफ मयंक जहां अपनी मौत को चकमा देकर आया था, तो वहीं दूसरी तरफ मयंक से पूरे 3 महीने दूर रहने के बाद टीना का हाल बुरा था। वो कहते हैं ना कि जब कोई हमारे पास होता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, और जब वो हमसे दूर चला जाता है तभी हमें ख्याल आता है कि उससे ज्यादा जरूरी तो हमारी जिंदगी में और कोई था ही नहीं। इस वक्त टीना के सामने गुजराल मौजूद था और टीना उससे सवाल कर रही थी। कुछ पता लगा गुजराल उसके बारे में? नहीं मैडम, मिस्टर मयंक तो पूरे दिल्ली शहर से गधे के सींग की तरह गायब हो गया है। हर तरफ उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया। गुजराल देखो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना तुमसे मिस्टर मयंक को लेकर। मैंने कहा ना, मिस्टर मयंक चाहिए तो मुझे किसी भी हालत में, एंड यू हैव टू फाइंड हिम इन एनी टर्म्स, दैट्स ऑल। लीव नाउ, टीना ने झल्लाते हुए कहा। वहीं कमरे से बाहर जाते हुए भी गुजराल अपने आप से बड़बड़ा रहा था। ये मैडम का भी ना कुछ समझ में नहीं आता। पहले जिस आदमी को खुद ऑफिस से बाहर निकालती है और अब उसे खुद ऑफिस में लाने को कह रही है। अब अगर वो चूहा खुद किसी बिल में जाकर छिप गया तो मैं कहां से ढूंढूं उसे? अब मरता क्या ना करता वाली हालत हो गई है गुजराल। ढूंढना तो होगा ही उसे किसी भी सूरत में, नहीं तो तेरा पत्ता कट जाएगा। अपने केबिन में टीना तब अचानक से मयंक और उसके बारे में सोचने लगी थी। मयंक का मुझे छूना, उसके करीब होकर मैं खुद को इतना सिक्योर क्यों महसूस करती हूँ? टीना ने खुद के मन से ही जैसे ये सवाल किया। शायद मयंक जैसा है वैसा ही बिहेव करता है। वो जानबूझकर कुछ और बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मयंक औरों जैसा नहीं। टीना के मन ने जैसे उसके दिमाग को समझाया। लेकिन उसका कैरेक्टर इतना अजीब और चीप क्यों है? उसका हर लड़की पर ट्राई मारना, हर खूबसूरत लड़की को देखकर लार टपकाना, ये भी तो उसकी एक नेगेटिव चीज है। और भी पता नहीं उसके अंदर क्या क्या खामियां होंगी। टीना के दिमाग ने फिर एक बार उसे उलझा दिया था। टीना के मन ने आगे खुद ही उसे समझाया। आखिर बुराई किसमें नहीं होती टीना? माना कि मयंक में बहुत बुराई है, मगर उसने जान भी तो तुम्हारी कई बार बचाई है। उसने गाड़ी समेत तुम्हें खाई में गिरने से बचाया। उसने उस जोगिंदर भट्टी से भी बचाया। जतिन ने जब आलीशान होटल में तुम्हें मॉलिश करना चाहा था तब भी मयंक ने ही तुम्हें बचाया था। यहाँ तक कि एलिगेंस वाली डील भी मयंक ने ही तुम्हें दिलाई, और बदले में तुमने उसे सिवाय तानों के कुछ भी नहीं दिया। लेकिन उसके बारे में ये सब क्यों सोच रही हूँ? मैं उसे अवॉइड क्यों नहीं कर पा रही? क्या इतना जरूरी है मयंक मेरे लिए, मेरे यानी टीना ओबरॉय के लिए, जिसके पास करोड़ों की दौलत है, स्टेटस है, रुतबा है? मैं जब चाहूं उसके जैसे सैकड़ों लड़कों की लाइन लगा सकती हूँ जो उससे हैसियत में भी बड़े हों और उससे लाख दर्जन अच्छे भी हों। लेकिन मैं उसके बारे में सोचना क्यों बंद नहीं कर पा रही? कहीं मुझे
टीना ओबेरॉय को प्यार? लेकिन कैसे? टीना जैसे खुद से ही बात कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में मयंक को लेकर कोई एहसास छिपा हुआ है टीना। हाँ, जिसे तुम चाहो तो दरकिनार करने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन छुपा नहीं सकती। तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम मयंक को याद करो, लेकिन तुम अपने दिमाग से काम लेती हो और अपने दिमाग को ये बार बार समझाने की कोशिश कर रही हो कि मयंक को लेकर तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। टीना इस बार जैसे अपने आप से ही उलझ गई थी। याद करो उस रोज जब जाने अनजाने में तुमने मयंक पर चाकू चला दिया था और उसने तुम्हारे होठों पर किस कर दिया था। और उसी तरह से हर बार जब भी तुमने उसे किस किया, तुम्हें एक अलग एहसास हुआ अपने अंदर। और तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानती हो और कहीं ना कहीं तुम भी कितनी ही बार उसके होठों का स्पर्श चाहती थी। कहो कि ये बात झूठ है, इसलिए तो तुम चाह कर भी इतने महीनों उसे भूल नहीं पाई। ये सोचते हुए टीना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान खिलने लगी। तभी अचानक से उसे मयंक का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया, जो उसे शायराना अंदाज में कह रहा था, हसरतें पूरी है कि चांद मिले हमें, मगर कमबख्त हमें तो चांद का अक्स तक नसीब नहीं। और तब ना समझी में टीना ने उसे गुस्से में जवाब दिया था, तुम्हारा इन सबको कहने का मतलब क्या है? टीना अब अपनी ही नासमझी पर खुद को कोसने लगी थी। बेवकूफ, वो तो तुझे अपनी तरह से प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था और तुझे समझ भी नहीं आया। मयंक, कहाँ हो तुम मयंक? प्लीज जल्दी लौट आओ। और फिर इतना खुद से बड़बड़ाते हुए टीना मयंक के ख्यालों में गुम हो गई। एक तरफ टीना मयंक के बारे में सोच रही थी, वहीं मयंक 3 महीने पहले हुए उस जानलेवा हादसे के बारे में सोचने लगा था। जितना उसे याद था, जंगल में पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई थी। बस बीच बीच में किसी पंछी का शोर सुनाई दे रहा था। मयंक, जो सारी गोली लगने के बाद जमीन पर औंधा पड़ा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ये मेरा शायद आखिरी वक्त है। मुझे इस बात का मलाल रहेगा कि मैं अपने दुश्मनों को ठीक से देख भी नहीं पाया, जिन्होंने मेरी ये हालत की। काश मेरे सीने में और सांसें बची होती। काश मेरी धड़कन मेरी उखड़ती सांसों की मोहताज ना होती। काश मेरे पास कोई और हथियार होता, फिर मैं दिखाता कि मयंक को ऐसे ही बिग बॉस नहीं कहते। मयंक मन ही मन सोचते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन बंद होती आंखों से मयंक जब कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, तब उसे धुंधली धुंधली 2 आकृतियां अपने सामने नजर आई थी और उनकी कुछ बातें उसके कानों में पड़ी थी। हर वक्त हमारे काम में इसने टांग ही फंसा रखा था। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। पूरे दिल्ली शहर में इसके नाम का हव्वा चल रहा था। लोग कहते हैं कि इससे बड़ा माफिया उन्होंने आज तक नहीं देखा और ना सुना। लेकिन देखो अभी कैसे मौत को तरस रहा है और कैसे आखिरी सांसें ले रहा है। उस नीली आंखों वाले साये ने अपने सामने मौजूद शख्स से कहा, बॉस, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बस नाम का बिग बॉस था। अब बस थोड़ी देर में हम इसका जहन्नुम का टिकट काट देंगे, फिर हमेशा हमेशा के लिए इसकी कहानी अधूरी रह जाएगी और इसके नाम के साथ ही इसका झूठा खौफ भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और फिर इतना कहकर वो दोनों लोग हंसने लगे। देखते ही देखते उस नीली आंख वाले साये ने अपनी पॉकेट से शराब की एक छोटी बोतल निकाली और उसे मयंक के जख्मों पर छिड़कने लगा। मयंक दर्द से छटपटाने लगा था। उसके अंदर तो अब चीखने जितनी भी ताकत नहीं बची थी। वहीं उस साये ने शराब को छिड़ककर मयंक के सीने पर रख दिया था, जिससे मयंक दर्द से दोहरा हो गया और मयंक की चीख पूरे जंगल में गूंजती चली गई। चीख ले, अपनी आखिरी बची सांसों से जितना चीख सकता है चीख ले, क्योंकि अब तेरा टाइम ओवर बिग बॉस। मैं तुम्हें इतनी बदतर मौत देने वाला हूं कि तुम अगले जन्म में भी मुझसे भिड़ने से पहले 1000 बार सोचोगे। इतना कहकर उस साये ने मयंक के पास बैठते हुए कहा था। फिर उस साये ने अपने साइड में मौजूद आदमी के हाथों से बंदूक ली और उसे लोड करने लगा और फिर एक के बाद एक 3 गोलियां उसके सीने में उतार दी और दर्द भरी चीख मयंक के गले से उतरती चली गई और मयंक खून की उल्टी करता हुआ खामोश हो गया। अगर किस्मत में मिलना होगा तो मैं तुझे अगले जन्म में भी इसी तरह कुत्ते की मौत मारूंगा, क्योंकि जब भी तेरा जैसा आदमी मेरे फटे में टांग अड़ाएगा, उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ मौत लिखी होगी। और फिर इतना कहकर वो साया अपने साथ आए उस आदमी के साथ वहां से चला गया। वहीं मयंक बिना सांसों के जंगल में एक और बेजान सा गिरा हुआ था। वहीं काफी देर बीत जाने के बाद जब वो साया और उसके साथ आया वो शख्स जब जंगल से चला गया, तब एक परछाई नुमा आकृति भागते हुए जंगल की ओर तेजी से बढ़ती चली आ रही थी।
और उसका लक्ष्य एक ही था, मयंक। और जल्दी ही उसके सामने मयंक की बेहरकत बॉडी पड़ी हुई थी। उस परछाई नुमा आकृति ने मयंक के नब्ज टटोलने शुरू किए थे। नब्ज तो अभी भी चल रही है, मतलब है कि इसे अभी भी बचाया जा सकता है। उस परछाई नुमा आकृति ने देखते ही देखते मयंक को अपने कंधों पर उठा लिया और तेजी से जंगल की ओर बढ़ने लगा। पता नहीं ये आकृति कौन थी और उसका मकसद क्या था, लेकिन वो वहां फरिश्ता बनकर आया था और अभी मयंक को अपने साथ लेकर जा रहा था। देखते ही देखते उसने अपनी कार में मयंक को लेटाया और तेजी से वहां से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर बाहर निकल गया। लेकिन उस कार वाले ने इस बात पर गौर नहीं किया कि उसके ठीक पीछे अंधेरे में एक और आकृति उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही उस दूसरी परछाई ने मयंक को कार में जाते हुए देखा, उसने अपने पॉकेट से सेलफोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। ऐसा लगता है बिग बॉस के बचने के चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि अभी अभी कोई उसे अपने साथ लेकर गया है। ओवर एंड आउट। पर इतना कहकर उस दूसरी आकृति ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी कार में अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। अभी 3 महीने के बाद के टाइम में इस वक्त मयंक अपने लैपटॉप के ठीक सामने बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट खेल रही थी, जैसे कि उसके हाथों कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। डार्क वेब पेज को खोलकर मयंक अलग अलग चीजों को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी आंखों में अचानक से एक चमक नजर आने लगी। इस बार मैं जो करने वाला हूं वो मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी डील नहीं होने वाली। इस वक्त मयंक की आंखों के सामने एक प्रोफाइल खुला हुआ था और उसके सामने एक कीमत लिखी हुई थी। इस बार लंबा हाथ मारने का मौका है। इसे जैकपॉट ना कहूं तो और क्या कहूं मैं। इट्स टाइम फॉर द ग्रैंड शो, लेट्स क्रैक द डील। मयंक, हाँ, और से बिग बॉस। वहीं जयपुर सिटी में डेविड और उसकी पत्नी जेनी पैराडाइज क्लब में डेविड के फ्रेंड की एक बिजनेस पार्टी में आए हुए थे। वहां सब लोगों के पहनावे को देखकर लग रहा था कि सब हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। दोनों एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक से जेनी ने डेविड से पूछा, क्या मयंक का कुछ पता चला? वो अभी फिलहाल कहाँ है और क्या कर रहा है? जेनी की बात सुनकर डेविड ने अपने हाथ में मौजूद शराब के गिलास से एक घूंट भरा और ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, 3 सालों से ना उसका फोन आया है ना कोई उसका आता पता है। डेविड की बात सुनकर जेनी उदास हो गई, पर डेविड ये देख ना ले इसलिए उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ओढ़ ली। वहीं जब जेनी ने मयंक का जिक्र किया तो डेविड को अपनी और मयंक की पहली मुलाकात याद आ गई। डेविड और मयंक दोनों ही सेम मिशन के लिए आए हुए थे। दोनों ही वहां पहुंचे। उन दोनों को ही नहीं पता था कि वो सेम टीम में है। जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मयंक ने डेविड को पीछे से जकड़ते हुए कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं पूरी ब्लैक डेविल गैंग को खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो डेविड को चाकू मारने ही वाला था कि तभी उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम ब्लैक डेविल गैंग के अपोज में हो? मैं भी तो उनके अपोज में ही हूं। ये सुनकर मयंक ने उसे शक भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? कहीं तुम खुद को बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? मयंक की बात सुनकर डेविड ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मुझे चेक कर लो, मेरे पास बंदूक नहीं है, फिर तुम खुद ही समझ जाओगे। जब मयंक ने डेविड को चेक किया तो उसे चाकू के सिवाय कुछ नहीं मिला। ये देखकर उसने डेविड को छोड़ा और कहा, मतलब हम सेम टीम में हैं। उसकी बात सुनकर डेविड ने हल्की मुस्कुराहट के साथ हामी में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मानना पड़ेगा तुम बहुत पावरफुल हो। ये सुनकर मयंक ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, ये सारी बातचीत तो बाद में भी हो जाएगी, मेरे मुताबिक अंदर 15 से 20 लोग मौजूद हैं। मयंक की बात सुनकर डेविड ने कहा, हम एक साथ इतने लोगों से कैसे लड़ेंगे? हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। डेविड की बात सुनकर मयंक ने कहा, यहाँ गेट पर 2 इंसान मौजूद हैं जिन्हें हम आसानी से संभाल लेंगे और पूरे वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि किसी के मुंह से चीख ना निकले, वरना सब यहाँ आ जाएंगे और हम एक साथ उन लोगों को नहीं संभाल पाएंगे। उसकी बात सुनकर डेविड ने कहा, हाँ, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें अंदर 2 रास्ते मिलेंगे, तो हमें रास्ते आपस में बांटने होंगे। ये सुनकर मयंक ने कहा, हाँ, तब तक हमारे पास बंदूक होगी, अब चलते हैं। फिर वो छुपकर गेट के पास गए तो उन्होंने देखा कि गेट पर 2 बॉडीगार्ड खड़े थे और उनके हाथ में बंदूक भी थी, जबकि मयंक और डेविड के पास बस 2 चाकू के अलावा कुछ भी नहीं था।
पर उनका प्लान बन चुका था, तो उन्हें डर नहीं था। ये देखकर मयंक और डेविड दोनों ने ही आंखों में कुछ इशारा सा किया और अगले ही पल उन दोनों ने एक हाथ से उन बॉडीगार्ड के मुंह पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उनकी गन छीन ली। गन को अपनी कमर के पीछे लटकाकर मयंक ने उस आदमी को बाहर घसीटा और अगले ही पल उसकी गर्दन मरोड़ते हुए कहा, अब तुम लोगों को दर्द भी होगा, पर तुम लोग चाहकर भी चीख नहीं पाओगे। इतना कहकर मयंक ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। डेविड ने भी एक इंसान को सबक सिखा दिया। फिर अंदर आकर दोनों ने अपने हाथों में बंदूक कस ली और अलग अलग तरफ बढ़ गए। कुछ दूर जाकर डेविड को 2-3 आदमियों के बात करने की आवाज आई, तो वो वहां मौजूद एक पिलर के पीछे छुप गया और उसने खुद से ही कहा, तीनों के एक्शन लेने से पहले ही मुझे तीनों को शूट करना होगा। इतना कहकर डेविड ने कंटिन्यूअसली तीनों के सिर पर गोलियां चला दी। तीनों को नीचे पड़ा देख उसने खुद से ही कहा, अच्छा हुआ गन में साइलेंसर होने की वजह से शूट करने के बाद आवाज नहीं आई, वरना सब यहीं आ जाते। जब डेविड ने उन तीनों के पास जाकर देखा तो तीनों ही उठने की हालत में नहीं थे। डेविड ने मौका पाकर उन तीनों की बंदूक भी ली और एक बंदूक अपने पास रख बाकी दोनों बंदूक की गोलियां निकालकर अपने जेब में भर ली। अब डेविड के दोनों हाथों में बंदूक थी। फिर वो आगे की ओर चल पड़ा तो उसने देखा अंदर एक साथ 7 बॉडीगार्ड मौजूद थे। यह देखकर वो समझ गया कि वो एक साथ इतने सारे लोगों से लड़ नहीं सकता है। इसलिए वो दोबारा बाहर आया जहां 3 बॉडीगार्ड को उसने गोली मारी थी। वहां जाकर उसने खुद से ही कहा, चलो अच्छा है, इनमें से ये अभी जिंदा है। अब इनकी चीख से कुछ लोगों को यहाँ डाइवर्ट करना होगा। ऐसा करता हूँ, इसके सीने पर चाकू मारकर पिलर के पीछे छुप जाता हूँ। फिर जब कुछ लोग बाहर आएंगे तो मैं अंदर निकल जाऊंगा। अपने प्लान के मुताबिक वो अंदर आ पहुंचा। अब अंदर सिर्फ 4 बॉडीगार्ड मौजूद थे। उन्होंने डेविड को देख लिया था तो उन चारों ने अपनी बंदूक डेविड की तरफ कर दी और चारों ने एक साथ गोली चला दी। यह देखकर डेविड ने मन ही मन कहा, अब मैं क्या करूं, 4 लोगों के साथ कैसे निपटूं मैं। ये सब सोचते हुए वो सारी गोलियों से बचने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी की बंदूक की गोलियां खत्म होती देख डेविड ने खुद से ही कहा, बस सबकी गोलियां खत्म हो जाए, फिर एक एक करके देख लूंगा। डेविड ने मौका पाकर जिस आदमी की बंदूक की गोलियां खत्म हुई थी उसे शूट कर दिया। इससे बाकी दोनों आदमियों का ध्यान भी बढ़ गया। तो डेविड ने एक के हाथ पर अपनी लात जमा दी जिससे उसकी बंदूक दूर जा गिरी और उस इंसान को अपने पैरों से कुचलकर उसने बंदूक का पिछला हिस्सा दूसरे आदमी के सिर पर दे मारा। डेविड को लगा कि अब वो बच जाएगा, पर अगले ही पल पीछे मौजूद एक शख्स ने डेविड के कंधे पर चाकू दे मारा और डेविड घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी बाहर से भी तीनों बॉडीगार्ड अंदर आए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखने लगी और उसने खुद से ही कहा, अब तुम लोग आ गए, क्योंकि उन तीनों बॉडीगार्ड के पीछे मयंक था। वो तीनों डेविड को मारते इससे पहले ही मयंक ने उन तीनों को शूट कर दिया। तीनों बॉडीगार्ड का ध्यान डेविड पर था, इसलिए किसी को मयंक के आने का पता नहीं चला। पर तभी डेविड के पीछे से एक जख्मी शख्स ने उस पर गोली चला दी तो मयंक दौड़कर डेविड के सामने आया। उसने डेविड को तो वहां से हटा दिया, पर उसे वो गोली लग गई। बस तभी से इन दोनों की दोस्ती हुई और दोनों सारे मिशन साथ में करने लगे। तभी फोन की रिंग बजी और डेविड अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपने फोन में देखा तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। जब डेविड ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, डेविड कैसे हो तुम। डेविड अच्छी तरह से जानता था कि ये मयंक की आवाज है, इसलिए उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे इतने सालों से तुम कहाँ थे, कोई बातचीत भी नहीं हुई हमारी। डेविड की बात सुनकर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, खुद में ही इतना उलझ गया था कि आपसे बात करने का समय ही नहीं मिल पाया। ये सुनकर डेविड ने कहा, अरे कोई बात नहीं, बताओ कैसे हो तुम। डेविड की बात सुनकर मयंक ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो ठीक हूं, पर जिसने मेरा हाल खराब किया था उन्हें अभी सबक सिखाना जरूरी है। यह सुनकर डेविड कंफ्यूज हो गया तो मयंक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए डेविड। मयंक की बात सुनकर डेविड ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेझिझक बोलो, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें। इतना कहकर डेविड उससे बात करने बाहर चला गया। फिर मयंक और डेविड ने कुछ डिस्कस किया और थोड़ी देर के बाद दोनों ने फोन रख दिया। फिर डेविड वापस अंदर चला आया। वहीं जेनी भी डेविड के बाजू में खड़ी थी। अब डेविड अंदर मौजूद था तो उसे पता नहीं था कि डेविड किससे बात कर रहा है,
पर वो फोन पर मौजूद इंसान की आवाज साफ साफ सुन पा रही थी। जेनी पहचान चुकी थी कि वो मयंक का ही कॉल है। ये देखकर वो डेविड से ज्यादा खुश हो गई और मन ही मन उसने कहा, मयंक, 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 चलो इतने सालों बाद तुमसे मिलने को मिलेगा मुझे। इंतजार करो, हम जल्दी ही मिलेंगे। वहीं दिल्ली में मयंक खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बाहर आया हुआ था। अगर कोई दूर से मयंक को देख ले, वो मयंक को पहचान ही ना पाए, क्योंकि मयंक ने अपना पूरा हुलिया ही बदल रखा था। मयंक ने बार काउंटर पर अपना ऑर्डर दिया और साइड में आ बैठा। कुछ देर के बाद काउंटर पर मौजूद स्टाफ ने कहा, मिस्टर सिगार, आपका ऑर्डर रेडी है। ये आवाज सुनकर मयंक ने वहां जाकर अपना ऑर्डर ले लिया। हाँ, सिगार ही मयंक था, या यूं कहें मयंक ने अपने नए हुलिये के हिसाब से खुद को ये नया नाम दिया था। उसने अपनी ड्रिंक ली और वापस एक चेयर पर आ बैठा। तभी उसे डांस फ्लोर पर कुछ लड़कियां डांस करती हुई दिखाई दी। कहने को तो वहां मौजूद सारी लड़कियों ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और सब एक से बढ़कर एक थी, पर मयंक की नजर एक खास लड़की पर जाकर टिक गई। वो इंडिया की नहीं बल्कि फॉरेन की लग रही थी और मयंक की नजर उसके शरीर पर घूमने लगी। फॉरेन की होने की वजह से वो बाकी लड़कियों के मुकाबले बहुत ज्यादा गोरी नजर आ रही थी और उसका फिगर भी उसके शॉर्ट ब्लैक ड्रेस में साफ दिखाई दे रहा था और वो इस ड्रेस में बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। उसे देखकर मयंक ने अपनी ड्रिंक सिप करते हुए कहा, अरे यार, क्या चीज बनाई है गॉड ने। ऐसी लड़कियां हमारे इंडिया में क्यों नहीं रहती। इतना कहकर वो उस लड़की के पास बढ़ गया। मयंक भी दिखने में किसी से कम नहीं था। 8 पैक एब्स की बॉडी और उसका चेहरा, जिस पर फिलहाल के लिए दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जिस वजह से वो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। जब उस फॉरेन वाली लड़की ने देखा कि मयंक उसकी तरफ ही देख रहा है, तो वो भी उसके पास आकर उसके साथ डांस करने लगी। मयंक ने भी अपने दोनों हाथ उस लड़की की कमर पर कस दिए और उस लड़की ने भी अपने दोनों हाथ मयंक के कंधों पर रख लिए। ये देखकर मयंक ने उसे करीब खींचा और दोनों ही दुनिया जहां से बेखबर डांस की लिरिक्स पर थिरकने लगे। डांस करते वक्त दोनों बहुत ही करीब आ चुके थे और उन दोनों को ही एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ये देखकर मयंक ने उस लड़की के कान के पास आकर कहा, यू आर लुकिंग डैम हॉट गर्ल। ये सुनकर उस लड़की ने अपना एक हाथ मयंक के चेहरे पर घुमाते हुए कहा, यू आर ऑल्सो लुकिंग सो सेक्सी बेबी। ये सुनकर मयंक ने उस लड़की के गाल पर एक किस कर दिया। ये देखकर उस लड़की ने अपना एक हाथ उसकी पीठ पर कस दिया। मयंक इससे आगे बढ़ता कि तभी लड़की ने कहा, वी आर इन अ पब्लिक प्लेस, लेट्स गो टू द रूम एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। मयंक को और क्या चाहिए था। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और एक आंख मारते हुए कहा, लेट्स गो बेबी। इतना कहकर मयंक ने वहां के स्टाफ को इशारा किया तो एक स्टाफ जल्दी से दौड़कर उसके पास आया। मयंक ने उसे कुछ पैसे थमाए तो स्टाफ ने उसे एक रूम की चाबी दे दी। मयंक के पास इस समय बहुत पैसे थे, इसलिए उसने यहाँ पैसा खर्च करने के बारे में एक पल भी नहीं सोचा। फिर दोनों ही रूम की तरफ बढ़ गए। कमरे में आकर मयंक ने दरवाजा लॉक किया और अपना शर्ट खोलने लगा। ये देखकर वो लड़की भी बेड पर बैठ गई। कुछ घंटों के बाद मयंक ने देखा उसके बाजू में मौजूद लड़की सो चुकी थी, तो उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 9 बज चुके थे। ये देखकर उसने अपने कपड़े पहने और कसरत करने के बाद की भूख का एहसास होते ही वो कमरे से बाहर निकल गया। बाहर से निकलकर उसने देखा कि पास ही में एक रेस्टोरेंट था। वो उस तरफ चल दिया। रेस्टोरेंट में आकर उसने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। कुछ महीनों पहले वाला मयंक और आज के समय का मयंक, दोनों में बहुत चेंज था। पहले जो मयंक क्लीन शेव रखता था, अब उसकी दाढ़ी और मूंछ आ चुकी थी। पहले मयंक को छोटे बाल रखना पसंद था, वहीं अब मयंक के बाल कंधे तक बढ़ चुके थे। आंखों में एक बदले की भावना साफ तौर पर नजर आ रही थी और होठों पर फीकी मुस्कुराहट थी। उसने फोन देखा तो उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो डेविड ने उसे भेज दी थी। ये देखकर उसने एक डेविल स्माइल दी और खुद से ही कहा, अब कोई नहीं बच सकता। जिन जिन लोगों ने मुझे टारगेट किया था, अब उन सबको मैं ऐसी मौत दूंगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद जब खाना आ गया तो मयंक ने झट से खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। खाना खाकर उसने बिल पे किया और रेस्टोरेंट के बाहर की ओर बढ़ गया। वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी एक लड़की से टक्कर हो गई। मयंक ने देखा
कि वो लड़की अपने गिरे हुए फूल उठा रही है। ये देखकर मयंक जाने को हुआ तो उस लड़की ने कहा, एक्सक्यूज मी। मयंक ने जब अपने पीछे पलटकर देखा तो वो लड़की यही कोई 19-20 साल की लग रही थी और दिखने में वो बहुत ही खूबसूरत थी। हालांकि पहनावे से लग रहा था कि वो कोई मिडिल क्लास फैमिली से होगी, पर देखने में वो किसी मॉडल से कम नहीं थी। मयंक उसमें खोया ही रहता अगर वो लड़की फिर से उसे आवाज ना देती। लड़की ने अपने आसपास का एक फूल मयंक की तरफ बढ़ाया और कहा, आप ये फूल रख लीजिए, आपकी आने वाली लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। मयंक ने उस लड़की से वो फूल ले लिया और उसे लगा कि शायद वो फूल बेच रही है, इसलिए उसने अपने पॉकेट से एक नोट निकालकर उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर उस लड़की ने हैरानी से कहा, ये क्या है? मयंक ने वो फूल ले लिया और उसे लगा कि शायद वो लड़की फूल बेच रही है, इसलिए उसने अपने पॉकेट से एक नोट निकालकर उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर वो लड़की हैरानी से मयंक को देखने लगी। जब मयंक ने देखा कि वो लड़की हैरान है तो मयंक ने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम इतने हैरान क्यों हो? लड़की ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने ये फूल आपको पैसों के लिए नहीं दिया था। उस लड़की की बात सुनकर मयंक ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से पूछा, मतलब तुम ये फूल नहीं बेच रही हो? मयंक की बात सुनकर वो लड़की हैरान हो गई, क्योंकि उसने तो बस बेस्ट विशेस के लिए उसे फूल दिया था। इसलिए उस लड़की ने मयंक से कहा, नहीं, मैं बस आपको विश कर रही थी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मयंक ने वो पैसे वापस अपने पास रख लिए और कहा, तुम्हें भी बेस्ट ऑफ लक। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत ही प्यारी हो। मयंक की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया। मेरा नाम आन्या है। मयंक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, आन्या। और इतना कहकर मयंक वहां से जाने के लिए पलट गया। आन्या भी वहां से अपने रास्ते चल दी। तभी मयंक को एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। जब मयंक ने पलट कर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि आन्या नाम की लड़की का ही एक्सीडेंट हुआ था, जो अभी उसे उसके फ्यूचर लाइफ के लिए विश कर रही थी। मयंक ने देखा कि आन्या नीचे गिरी थी और जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था उस कार को एक लड़की ड्राइव कर रही थी। उस दूसरी लड़की का नाम रेशमा था, जो अपनी कार से आन्या को टक्कर मारने के बाद उस पर ही अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी। अगले ही पल वो रेशमा अपनी गाड़ी से गुस्से में तमतमाते हुए नीचे उतरी और आन्या पर चिल्लाने लगी। ये देखकर मयंक को भी बहुत गुस्सा आया और उसने खुद में ही कहा, ये गाड़ी वाली लड़की कितनी घमंडी है। खुद आन्या का एक्सीडेंट किया, फिर भी ये घमंडी लड़की उसे ही सुनाई जा रही है। उसकी ही गलती है। इनफैक्ट आन्या को चोट भी लगी है, फिर भी वो गाड़ी वाली लड़की उल्टा उसे ही सुनाई जा रही है। तभी वहां से एक लड़की अपनी गाड़ी लिए गुजर रही थी, जो कि ये ड्रामा देखकर रुक गई। इस स्कूटी वाली लड़की का नाम नैना था। जब उस स्कूटी वाली लड़की ने देखा कि रेशमा अब भी आन्या पर चिल्ला रही है तो वो आन्या के पास गई। आन्या तब उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पैरों में मोच आई थी। साथ ही हाथ और पैरों में चोट लगने की वजह से उसका खून भी बह रहा था। पर सामने खड़ी कार वाली लड़की यानी रेशमा आन्या को बस सुनाई जा रही थी, तुम्हें दिखता नहीं क्या? तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? क्या तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी? अरे अगर मरना ही है तो किसी और की गाड़ी के सामने जाकर मरो ना। पहले ही मुझे लेट हो रहा है और तुम हो कि मुझे यहाँ और लेट करवा रही हो। ये देखकर नैना ने रेशमा पर भड़कते हुए कहा, तुम इस पर क्यों चिल्ला रही हो? गलती तुम्हारी है। तभी रेशमा ने देखा कि वहां बहुत सारे लोग अब जमा हो चुके थे और ये लड़की सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रही थी। इसलिए रेशमा ने अपना हाथ उस पर उठा दिया, पर इसके पहले कि वो उसे थप्पड़ मार पाती, नैना ने रेशमा का हाथ बीच में ही रोक लिया और उसका हाथ मरोड़ते हुए कहा, तुझे क्या लगता है कि हाथ उठाना बस तुझे ही आता है? हमें भी हाथ उठाना आता है। नैना बाजवा से अगर भिड़ोगी तो यही हाल होगा। हाथ मुड़ने की वजह से रेशमा को अपने हाथ में दर्द महसूस हो रहा था, जिसके चलते उसके मुंह से आह निकल गई। ये सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी अमीरी नहीं दिख रही? अरे हाँ, तुम्हारे पास तो बस पैसा है, तुम्हारे पास तो ताकत भी नहीं होगी। दिमाग तो पहले ही घुटनों में है और चली थी अपना रौब झाड़ने। ये अपने पैसों का घमंड किसी और को दिखाना। नैना की बात सुनकर रेशमा ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। रेशमा की बात सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, बस पैसे वाले लोगों का डायलॉग। तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं। अरे हमें जानना भी नहीं है तुम जैसे घटिया लोग होते कौन है।
जिन्हें ना उनके पेरेंट्स संस्कार देते हैं, ना ही उनमें तमीज होती है। अरे तमीज तो छोड़ो, तुम लोगों में तो इंसानियत भी नहीं होती। बस पैसों के घमंड में तुम लोगों को उड़ना आता है, और बाकी लोगों को तो तुम लोग अपने सामने कुछ समझते ही नहीं हो, जैसे वो लोग तुम्हारे पैर की धूल हो। अरे हम लोग तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हारी बकवास सुनेंगे। रेशमा ने बहुत मुश्किल से नैना से अपना हाथ छुड़ाया तो उसने देखा कि उसका हाथ लाल पड़ चुका था। ये देखकर रेशमा ने नैना के बाल पकड़कर खींचे और जलती निगाह उस पर डालते हुए कहा, यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर नैना भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने रेशमा का वही हाथ पकड़ लिया जिससे उसने उसके बाल खींच रखे थे, और एक झटके के साथ वो पलट गई, जिससे उसके बालों में थोड़ी खींचन महसूस हुई और उसे दर्द भी हुआ। पर इन सब में वो एक बार फिर रेशमा का हाथ मरोड़ चुकी थी, और अब भी रेशमा का हाथ उसके हाथों में था। ये देखकर नैना ने फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। वहीं मयंक की नजर भी नैना पर जा चुकी थी, इसलिए मयंक ने उसकी तरफ देखा। वो एक पल को वो नैना के चेहरे में ही खो गया। सिंपल ब्लू कुर्ती के साथ व्हाइट प्लाजो, साथ ही व्हाइट कलर का दुपट्टा जो इस वक्त एक साइड में बंधा हुआ था। मेकअप के नाम पर बस काजल और होठों पर लिपस्टिक, इन सब पर उसके गालों पर लटकती उसकी बालों की लटें उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। पर तभी रेशमा ने अपने बॉडीगार्ड गुज्जर से कहा, तुम देख क्या रहे हो, पकड़ो इस लड़की को। जब मयंक ने देखा कि गुज्जर नैना को हाथ लगाने वाला है तो वो जल्दी से नैना के पास गया और उसने गुज्जर का हाथ पकड़ लिया। फिर मयंक ने रेशमा की तरफ देखकर कहा, ओ हेलो मिस, गलती आपकी है और आप इस लड़की को ही उल्टा सुनाए जा रही हैं। इसे चोट भी लगी है, पर इसका हाल चाल लेने के बजाय आप इसे ही ब्लेम कर रही हो। आप में इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं है? आपको तो उससे माफी मांगनी चाहिए और उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाना चाहिए। जब कार चलाने नहीं आती तो लेना ही क्यों? बस गाड़ी ले ली तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी ड्राइवर हैं, पर यह सिर्फ आपकी गलतफहमी है। मयंक की बात सुनकर रेशमा ने उससे कहा, तुम कौन होते हो हमारे मामले में बीच में पड़ने वाले? ये लड़की खुद मेरी गाड़ी के सामने आई थी। मैंने नहीं कहा था इसे कि मेरी गाड़ी के सामने आकर मर। इसे ही मेरी गाड़ी के सामने आकर सुसाइड करना था ताकि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। मयंक अब तक रेशमा से तमीज से बात कर रहा था, पर जब उसने रेशमा का बोलने का लहजा बिगड़ते देखा तो उसने भी बिगड़ते हुए कहा, ऐसा बोलो ना कि तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती। जब गाड़ी चलाने नहीं आती तो चलानी भी नहीं चाहिए। जब गाड़ी लेने में इतना खर्चा किया है तो एक ड्राइवर रखने में तुम लोगों का क्या बिगड़ता है? अरे तुमसे अच्छे तो बच्चे होते हैं जो साइकिल से भी किसी को टक्कर मार देने पर माफी मांग लेते हैं। तुम यहाँ माफी मांगने की बजाय उल्टा उसे सुना रही हो। अरे तुम्हें शर्म लिहाज है कि नहीं, कि वो भी अपने घमंड में बेच खाई है। अब तक मयंक गुज्जर के साथ लड़ते हुए रेशमा से बहस कर रहा था, वहीं नैना अन्या को संभाल रही थी। पर तभी गुज्जर ने मयंक की बात काटकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम से ऐसे बात करने की? चल माफी मांग, अभी के अभी। जब मयंक ने देखा कि गुज्जर ने उसकी कॉलर पकड़ रखी है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने गुस्से में गुज्जर का हाथ झटकते हुए कहा, एक तो पहले तेरी मैडम ने गलत किया है, उनकी गलती की वजह से इस बेचारी को चोट लग गई और तुम लोग उसे सॉरी बोलने के बजाय उसे ही सुना रहे हो। सही है, जैसी मालकिन वैसा नौकर। ये सुनकर रेशमा ने गुस्से में कहा, हाउ डेयर यू, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? रेशमा की बात सुनकर मयंक ने तिरछी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, कड़वी बातें किसी को हजम नहीं होती मिस XYZ। ये देखकर गुज्जर ने एक मुक्का मयंक के चेहरे पर मारना चाहा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम को ऐसा कुछ बोलने की? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब मयंक ने देखा कि गुज्जर ने उस पर हाथ उठाया है तो मयंक ने खुद का बचाव किया और वो भी उससे भिड़ गया और उसने भी उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। आन्या ये देखकर डर गई थी। पहले ही एक्सीडेंट होने की वजह से उसे चोट लग चुकी थी और उसे दर्द हो रहा था। अब वो रेशमा के चिल्लाने से घबरा गई थी और साथ ही अब मयंक उसके लिए लड़ रहा था। ये देखकर वो और घबरा गई कि उसे उसकी वजह से कुछ हो ना जाए। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े। आन्या को घबराते देखकर नैना ने उससे कहा, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नैना की बात सुनकर आन्या ने उदास चेहरे के साथ कहा, दीदी, मुझे आपके और भैया के लिए डर लग रहा है। मेरी वजह से आप दोनों भी मुसीबत में पड़ गए। अगर मेरी वजह से आप दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब नैना ने आन्या की बातें सुनी तो उसने कहा,
अरे तुम तो बहुत समझदार हो, पर तुम्हें हम दोनों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुमने हम दोनों को लड़ते देखा ना, मैं अच्छी तरह से उसे हैंडल कर रही थी। और उस लड़के को भी देखो, उसे देखकर क्या तुम्हें लगता है वो हारेगा? आन्या ने फिर एक बार मयंक की तरफ देखा तो मयंक गुज्जर पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर आन्या ने कहा, नहीं, वो तो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, वो नहीं हारेंगे। ये सुनकर नैना मुस्कुरा दी और उसकी भी नजर मयंक पर चली गई। वहीं एक बार फिर जब नैना की आवाज मयंक के कानों में पड़ी तो उसकी नजर भी नैना की तरफ चली गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जब गुज्जर ने यह देखा कि मयंक का ध्यान कहीं और है तो उसने मयंक पर हमला कर दिया। पर मयंक तो मयंक था, वो भला इतनी आसानी से कैसे हारता? उसे भनक लग चुकी थी कि गुज्जर ने उस पर हाथ उठाया है। इसलिए मयंक ने गुज्जर का वही हाथ मरोड़ते हुए कहा, तुझे क्या लगा मेरा ध्यान नहीं है तुझ पर? बेटा, मयंक को कभी कम समझने की गलती मत करना। मेरी नजर भले ही कहीं और थी, पर ध्यान तुझ पर ही था। अब मयंक गुज्जर से भिड़ चुका था। वो आसानी से गुज्जर को हरा सकता था, पर वहां बहुत ज्यादा लोग खड़े थे और वो नहीं चाहता था कि उसकी स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्किल के बारे में सबको पता चले। इसलिए वो नॉर्मल तरीके से उससे लड़ रहा था, पर फिर भी वो गुज्जर पर भारी पड़ रहा था। कुछ ही देर में मयंक आसानी से गुज्जर को हरा चुका था। तभी वहां एक गाड़ी रुकने की आवाज आई तो कुछ लोगों की नजर उस तरफ गई। वो गाड़ी देखते ही रेशमा ने खुद से ही कहा, अच्छा हुआ केशव आ गया, अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगी कि रेशमा से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। दरअसल में केशव रेशमा का हस्बैंड था और अब मौका देखकर रेशमा दांव बदलने के फिराक में थी। फिर रेशमा ने अपनी आंखों में नकली आंसू भरकर केशव का हाथ थामते हुए कहा, देखो ना केशव, ये लड़की जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आई और ये लोग फालतू मुझे ही सुना रहे हैं, जबकि सारी गलती इस लड़की की है। जब नैना ने देखा कि रेशमा कितनी जल्दी पलट गई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं मयंक समझ चुका था कि वो बस ये सब ड्रामा कर रही थी। जब केशव ने देखा कि बहुत से लोग यहाँ का वीडियो भी बना रहे थे तो उसने रेशमा से कहा, मैं ये मैटर सॉल्व करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। जब रेशमा ने ये सुना तो उसने कहा, पर मेरी बात तो। रेशमा आगे कुछ कहती उसके पहले ही केशव ने उसकी बात काट कर कहा, अपनी नजरें घुमाकर देखो, सब हमें ही देख रहे हैं, हमारे वीडियो बन रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी इमेज पब्लिक की नजर में खराब हो, क्योंकि तुम तो पहले ही कुत्ते बिल्लियों की जैसे लड़कर खुद की इज्जत खराब कर चुकी थी। रेशमा अपनी बेइज्जती होता देख शांत हो गई और केशव मयंक की तरफ बढ़ गया। वहीं इन सब के बीच मयंक ने एक परछाई देखी। जब मयंक की नजर उस शख्स पर गई तो मयंक उसे पहचान गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने खुद से ही कहा, ये यहाँ पर? शायद इसने मुझे मेरे नए लुक के कारण पहचाना नहीं है। मैं भी अब इसके मामले में नहीं फंसना चाहता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं भी इसे इग्नोर करता हूँ। इतना कहकर मयंक ने उस शख्स की तरफ अपनी पीठ कर दी। वहीं इन सब के बीच मयंक ने एक परछाई देखी। जब मयंक की नजर उस शख्स पर गई तो मयंक उसे पहचान गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पर वो शख्स शायद मयंक को पहचान नहीं पाया था, इसलिए वो बिना मयंक की तरफ देखे वहां से आगे बढ़ गया। ये और कोई नहीं बल्कि टीना थी। मयंक टीना को पहचान चुका था, पर क्योंकि मयंक ने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था, इसलिए टीना उसे पहचान नहीं पाई। रोड पर जाम लगा था, इसलिए टीना को वहीं रुकना पड़ा। पर मयंक ने टीना को देखकर भी इग्नोर कर दिया था। टीना पिछले 3 महीने से मयंक को ढूंढ रही थी, पर अब हालात ऐसे थे कि मयंक उसके सामने था, फिर भी वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। वहीं टीना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, पर इस जाम की वजह से उसे रुकना पड़ रहा था, इसलिए वो भी सामने देखने चली आई कि यहाँ क्या चल रहा है। पर इस वक्त मयंक की पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए वो चाहकर भी मयंक को नहीं देख पा रही थी। तो बिना देखे वो मयंक को पहचानती भी कैसे? केशव ने सारी भीड़ हटा दी थी, फिर भी कुछ लोग छुप कर उन्हें देख ही रहे थे और ये चीज केशव नहीं रोक सकता था। इसलिए ये देखकर केशव ने मयंक के पास आकर कहा, देखो, कोर्ट केस के चक्कर में तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी। इससे अच्छा यही है कि हम यहीं पर मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। मैं तुम्हें इस नुकसान की भरपाई दे दूंगा। मयंक को और क्या चाहिए था, उसे पैसे मिल रहे थे, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ कितने दोगे? ये सुनकर केशव ने घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, पूरे 10,000। जब मयंक ने केशव की बात सुनी तो उसे मना करते हुए कहा, नहीं, इतने में काम नहीं बनेगा। मयंक की बात सुनकर केशव की भवें तन गई और उसने कहा,
तो तुम्हें कितने चाहिए? केशव की बात सुनकर मयंक ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, पूरे 50,000। ये सुनकर केशव ने उसे घूरते हुए कहा, एक छोटे से एक्सीडेंट के 50,000? तो मयंक ने भी जवाब में कहा, अभी हॉस्पिटल का खर्चा आएगा और फिर हमें कॉम्पनसेशन भी तो चाहिए, क्योंकि इस लड़की ने उसे कार से ठोका है। तुम्हें नहीं देना तो ठीक है, मैं पुलिस कंप्लेंट कर देता हूँ। केशव नहीं चाहता था कि ये मैटर और ज्यादा बढ़े, इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुम शांत रहो, मैं अभी पैसे मंगवाता हूँ। वहीं जब रेशमा ने इन दोनों की बातें सुनी तो उसने वहां आते हुए केशव से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? इस लड़के को तुम 50,000 दे रहे हो, वो भी फ्री में, बिना किसी मतलब के। तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब केशव ने रेशमा की बात सुनी तो उसने रेशमा को घूरते हुए कहा, तुम पहले ही मैटर बहुत बढ़ा चुकी हो, अब इसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। केशव की बात सुनकर रेशमा ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम कुछ भी बोलो, पर मैं तुम्हें इस लड़के को इतने ज्यादा पैसे नहीं देने दूंगी। जब केशव ने रेशमा की बात सुनी तो उसने झुंझलाते हुए कहा, तुम शांत रहोगी? पहले यहाँ बहुत बड़ा तमाशा बन चुका है, सिर्फ तुम्हारी वजह से लोग हमारे वीडियो ले चुके हैं। क्या तुम चाहती हो कि हमारी और बदनामी हो? ये सुनकर रेशमा भी चुप रह गई, पर वो नहीं चाहती थी कि ये 50,000 फ्री में वो किसी को भी दे दे। तभी केशव ने अपने बॉडीगार्ड से पूछा, क्या गुज्जर ठीक है? तो बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सर, वो बिल्कुल ठीक है। अगले ही पल गुज्जर केशव के सामने आया तो उसने गुज्जर की तरफ देखते हुए कहा, जाओ एटीएम से पैसे लेकर आओ, और हाँ, थोड़े ज्यादा लेकर आना, मुझे कुछ कैश का काम भी है। केशव पैसों के मामले में बस गुज्जर पर भरोसा करता था, इसलिए उसने ये काम गुज्जर को ही दिया। हालांकि गुज्जर भी नहीं चाहता था कि ये पैसे मयंक को मिले, पर वो अपने बॉस की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए अपने बॉस की बात सुनकर गुज्जर वहां से एटीएम की तरफ फौरन चला गया। इस पूरे समय रेशमा केशव को मनाने में लगी थी कि वो मयंक को पैसे ना दे, पर आखिर में जब केशव ने उसे गुस्से में घूरा तो वो भी शांत रह गई, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी केशव ने मयंक की तरफ देखा, ठीक है, 50,000 डन। ये सुनकर मयंक ने घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मयंक की बात आज तक ना कोई टाल पाया है और ना कभी कोई टाल पाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद तीनों लोग हैरान रह गए। जब टीना ने सुना कि ये मयंक है तो वो दूसरे साइड चली गई, जहां से उसे मयंक का चेहरा दिख सके, पर उसके बालों के कारण उसका चेहरे का हिस्सा काफी हद तक छुप चुका था। आंखों पर गॉगल्स थे और दाढ़ी मूंछ के कारण चेहरा आधे से ज्यादा छुपा हुआ था, इसलिए टीना उसे पहचान नहीं पा रही थी। पर कहीं ना कहीं उसे शक हो चुका था कि ये वही मयंक है, इसलिए उसने मन ही मन कहा, हो ना हो ये वही मयंक है। इसकी आवाज भी मुझे जानी पहचानी लग रही थी। अब समझ आ गया कि ये आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही थी, क्योंकि ये मयंक ही है। पर ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? ये मैटर खत्म होते ही मैं उससे बात करती हूँ। इतना मन ही मन सोचकर फिर से टीना अपने सामने की ओर देखने लगी तो उसने देखा कि मयंक अभी भी उसे इग्नोर कर रहा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शांत रही। वहीं जब गुज्जर पैसे लेकर आया तो मयंक ने उसके हाथ से पूरे पैसे छीनकर अपने पास रख लिए। जब गुज्जर ने ये देखा तो उसने मयंक पर हाथ उठा दिया। ये देखकर मयंक ने भी जल्दी से अपना बचाव किया तो गुज्जर ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तूने पूरे पैसे क्यों ले लिए? ये सुनकर मयंक ने गुज्जर के हाथ रोके जो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, और कहा, तेरा क्या जा रहा है? ये तेरे बॉस की कमाई है, तू क्यों अपना रौब जमा रहा है इन पैसों पर? दोनों में अब गुस्सा बढ़ चुका था और दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे, इसलिए फिर एक
बार दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। जब केशव ने देखा कि मयंक ने पूरे पैसे रख लिए हैं तो उसे भी गुस्सा आया, पर तमाशा ना हो इसलिए उसने मयंक को कुछ नहीं कहा और उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा कर दिया। अब तक मयंक गुज्जर को हरा चुका था और गुज्जर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। ये देखकर बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से उसे उठाया और वहां से लेकर जाने लगे। ये देखकर गुज्जर ने अधखुली आंखों से मयंक को धमकाते हुए कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज तो तू बच गया मेरे हाथों से, पर अगली बार मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहेगा। ये सुनकर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, पहले खुद की हालत सुधार ले, फिर दूसरों की हालत बिगाड़ना। इतना कहकर वो हंस दिया तो गुज्जर दांत पीसता रह गया। आखिर क्यों मयंक ने एक अनजान लड़की की इतनी मदद करके खुद का एक और दुश्मन खड़ा कर लिया था। फिर केशव रेशमा को भी जबरदस्ती वहां से ले गया था। जब मयंक ने यह देखा तो मयंक आन्या को मयंक की कार से लेकर अस्पताल की तरफ चल दिया। नैना अपनी गाड़ी से मयंक की कार के पीछे आने लगी। तीनों अस्पताल पहुंचे और मयंक ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कीजिए, इसके हाथ और पैरों में चोट लगी है। तो डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, हम अभी इनका इलाज कर देते हैं। इतना कहकर उसे एक नर्स अपने साथ ले गई। वहीं जब टीना ने मयंक को कहीं जाते देखा तो वो भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगी। और जब उसने मयंक को एक और नई लड़की के साथ देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने मन ही मन कहा, ये जरूर मयंक ही है, ये सारी हरकतें मयंक वाली ही हैं और इसका नाम भी वही है। तभी मयंक ने नैना की तरफ देखकर कहा, वैसे मिस ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर नैना ने उसे घूरते हुए कहा, आप इंट्रोडक्शन सीधी तरह से भी मांग सकते थे, फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब मयंक ने यह सुना तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो चिढ़ गई, मैं तो बस तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। अब कुछ लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट भी फ्लर्ट ही लगता है तो हम क्या कर सकते हैं। नैना को लगा कि उसने शायद मयंक को गलत समझ लिया है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह सॉरी, मैंने शायद आपको गलत समझ लिया। आई एम नैना, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। और आप? उसकी बात सुनकर मयंक ने कहा, मैं मयंक वाधवा। फिर कुछ देर रुककर मयंक ने पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानती हो या तुम इसकी कोई रिलेटिव हो? जब नैना ने मयंक की बात सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, मैं इसे नहीं जानती, यहाँ तक कि मुझे इसका नाम भी नहीं पता। बस जब मैंने देखा कि खुद की गलती होने पर भी वो औरत इस पर चिल्ला रही थी तो मुझे लगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए चली आई। नैना की बात सुनकर मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत अच्छी हो और मैंने देखा तुम बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की हो, फाइनेंशियली भी, और तुम खुद के लिए भी लड़ना जानती हो। आई एम इम्प्रेस्ड। मयंक की बात सुनकर नैना ने कहा, अरे आजकल की जनरेशन में तो सारी लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी लड़ने की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे में हमेशा हमें कोई बचाने आएगा, इसकी होप नहीं रखनी चाहिए। जब मयंक ने नैना की बात सुनी तो उसने एक आंख मारते हुए कहा, वैसे तुम कभी भी मुझे याद कर सकती हो, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बस बुला लेना, मैं कभी भी आ जाऊंगा। ये सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे आप देखने में बहुत रिच लगते हैं। उसकी बात सुनकर मयंक ने कहा, पैसा तो बस ऐसी चीज है कि कभी भी आती है, कभी भी जाती है, पैसा टिकता नहीं है कभी। मयंक की बात सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आपने सही कहा, पैसों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी हमारे पास बहुत पैसा होता है तो कभी कुछ भी नहीं। वैसे आप क्या करते हैं? नैना की बात सुनकर मयंक ने साफ झूठ बोल दिया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और जल्दी ही यहाँ पर दिल्ली में अपना रेस्टोरेंट ओपन करने की सोच रहा हूँ। ये सुनकर नैना ने एक्साइटेड होकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ अच्छे लोकेशन पर रेस्टोरेंट भी काफी अच्छा चलेगा। नैना की बात सुनकर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने एक प्रॉपर्टी भी देखी है, बस कुछ महीनों में सब रेडी हो जाएगा। उसकी बात सुनकर नैना ने थोड़ा शर्माते हुए कहा,
वैसे आप बहुत हैंडसम हैं। ये सुनकर मयंक ने झट से कहा, अरे आपकी खूबसूरती के सामने हम कुछ नहीं। चांद पर तो दाग भी होता है, पर आप तो बिन दाग वाले चांद जैसी हैं, जिसे कोई घंटों ताकते रहे फिर भी नहीं थकेंगे। मयंक से खुद की तारीफ सुनकर नैना शर्माने लगी, जिससे उसके गाल गुलाबी हो गए। फिर नैना ने भी मयंक की तरफ देखते हुए कहा, आपकी बॉडी देखकर ऐसा लगता है कि आप आर्मी में होंगे, इसलिए जब मैंने सुना कि आप बिजनेसमैन हैं तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। ये सुनकर मयंक ने झट से कहा, मेरा तो पता नहीं, पर अगर तुम आर्मी ज्वाइन कर लोगी। खोज बताए राम से चल के राम पे
एक है पान। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम। तो हमारे देश का भला हो जाएगा। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। मयंक की बात सुनकर नैना ने हैरानी से कहा, पर वो कैसे? तो मयंक ने थोड़ा नैना के करीब जाकर कहा, आप अपनी अदाओं से ही दुश्मन को घायल जो कर देंगी। मयंक सीधे सीधे उस लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। ये देखकर टीना वहां खड़ी जल भुन रही थी। तो वहीं अब नैना को मयंक का उसकी तारीफ करना अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं मयंक की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि नैना भी उसमें खो चुकी थी। पर टीना अभी वहीं खड़ी थी, क्योंकि उसे जानना था कि ये लड़की जो उसके सामने खड़ी है वो मयंक की क्या लगती है। जब टीना ने उसे गौर से देखा तो खुद में ही कहा, लड़की तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, हाइट में मेरे बराबर भी नहीं है, बस स्किन टोन मुझसे थोड़ा ज्यादा फेयर है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, कॉलेज में प्रोफेसर ही तो है। मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन हूँ। ये खुद से ही कहकर टीना ने मुंह बनाया। उसे खुद पता नहीं था कि वो इस वक्त उस लड़की से जेलस फील कर रही थी जो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। टीना अपने सारे काम छोड़कर अभी मयंक को ही देख रही थी। वो ये तक भूल चुकी थी कि उसे घर जाने में लेट हो रहा था। उसके पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट हुआ तो उसने फोन निकाल कर देखा तो ये गुजराल का कॉल था। ये देखकर टीना ने बिना कुछ सोचे कॉल काट दिया और मन ही मन कहा, इस गुजराल के बच्चे को 3 महीने से मैं मयंक को ढूंढने के लिए कह रही थी और अब मयंक मेरे सामने है तो ये उल्लू का पट्टा गुजराल मुझे सामने से कॉल कर रहा है। अगर मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए भी भटका तो मयंक मेरी नजरों से ओझल हो जाएगा। वहीं मयंक अब भी नैना से हंस बोलकर बात कर रहा था, जिसे देखकर टीना गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। इस मयंक को देखो, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये यहाँ मजे से घूम रहा है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इसने एक बार भी मुझसे मिलने या मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। आज तो मैं इसकी खबर लेकर रहूंगी। टीना वहीं खड़ी मयंक को कोस रही थी कि क्यों मयंक इन 3 महीनों में उससे मिलने नहीं आया। यहाँ तक कि उसने टीना से बात करने की कोशिश तक नहीं की, जबकि उसने तो मयंक को ढूंढने की इतनी कोशिश की थी। तभी एक इंसान दौड़ते हुए टीना के साइड से निकल गया, जिसकी वजह से टीना गिरते गिरते बची। जब टीना ने उससे कुछ कहना चाहा तो उसने देखा कि वो मयंक के साइड में मौजूद डॉक्टर के पास गया है। ये देखकर टीना रुक गई। यह आदमी जो अभी अभी वहां पहुंचा था वो कोई और नहीं बल्कि ललित था। वहां जाकर ललित ने उस डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी बेटी कहाँ है, वो कैसी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है ना? तभी डॉक्टर ने रूम के अंदर की तरफ इशारा कर कहा, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी बहुत चोट आई है उसे, उस पर भी बैंडेज हो रही है, बस दवाइयां टाइम पर दीजिए, देन शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन। ये सुनकर ललित ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर वहां से चले गए। वहीं जब ललित की नजर अपने साइड में मौजूद मयंक पर पड़ी तो वो हैरान रह गया और उसने मयंक की तरफ देखकर कहा, तुम यहाँ इतने दिनों के बाद? इतने दिनों से तुम कहाँ थे यार? ना कोई कांटेक्ट किया और ना ही मिले। टीना मयंक के पास जा रही थी, पर जब उसने ललित के मुंह से ये सवाल सुना तो वो वहीं रुक गई, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि आखिर मयंक 3 महीने से कहाँ गायब था और उससे अब तक क्यों नहीं मिला था। वहीं ललित की बात सुनकर मयंक ने बात को पलटते हुए कहा, अरे यार ये तेरी बेटी है, मैं ही इसे लेकर आया हूं यहाँ। इसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया था और वो कार एक लड़की ड्राइव कर रही थी जो कि बहुत ही घमंडी थी। वो खुद एक्सीडेंट कर इस बेचारी को सुनाई जा रही थी। मयंक की बात सुनकर ललित ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी ये सुनकर मयंक ने कुछ सोचते हुए कहा, तुझे कैसे पता चला कि तेरी बेटी यहाँ हॉस्पिटल में है? ललित ने कुछ समय पहले की बात याद करते हुए कहा, दरअसल मुझे हॉस्पिटल से ही फोन आया था कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे पता नहीं था कि उसे कितनी ज्यादा चोट आई है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ भागता हुआ पहुंच गया। ललित की बात सुनकर मयंक ने कहा, अच्छा और बता कैसा है तू, काम कैसा चल रहा है? उसकी बात सुनकर ललित ने फिर अपना सवाल दोहराया, पहले तू बता कि तू इन 3 महीनों से कहाँ गायब था? ना कोई फोन कॉल और ना ही तेरा कुछ पता चला। तू तो ऐसे गायब हुआ जैसे तू इस धरती पर कभी था ही नहीं। जब मयंक ने ये सुना तो उसने फिर बात को पलटते हुए कहा, अरे ललित भाई आप आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? अच्छा चलो, आपकी बेटी को मैंने बचाया तो अब मुझे ट्रीट दे दो और चलते बनो। ललित पहले से ही जानता था कि मयंक के बात करने का तरीका ऐसा ही है।
पर वो दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए ललित को उसकी बातों का बुरा नहीं लगा। ललित ने उसका जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल मयंक भाई, आप बताओ आप क्या खाओगे? बस अपनी बेटी को घर छोड़ दूं, फिर हम कभी भी चलते हैं, कभी भी चलते हैं। आप जो बोलोगे वो खिला दूंगा। या फिर इतना कहते वक्त उसकी नजर नैना पर पड़ी तो उसने मयंक के थोड़े करीब जाकर कहा, या फिर कहो तो आज रात बाहर चलते हैं। ये सुनकर मयंक ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे ललित भाई, आप बोलो और हम मना कर दें? ऐसा कभी हो सकता है क्या? सामने से आई ट्रीट को कौन मना करता है भला? तभी ललित की नजर फिर नैना पर पड़ी तो उसने मयंक से पूछा, ये मैडम कौन है? मयंक कुछ कहता उससे पहले ही नैना, जो अब तक शांत रहकर दोनों की बातें सुन रही थी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो आपकी बेटी का जहां एक्सीडेंट हुआ था मैं भी वहीं थी, तो मैं भी उसे हॉस्पिटल छोड़ने आ गई। नैना की बात सुनकर ललित ने मुस्कुराकर कहा, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने मेरी बेटी की इतनी मदद की। उसकी बात सुनकर नैना ने मुस्कुराकर कहा, अरे कोई बात नहीं, हमने तो बस इंसानियत निभाई है, इसमें थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है। ललित को पता नहीं क्यों नैना का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था, इसलिए उसने कुछ सोचते हुए नैना से पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये सुनकर नैना ने कहा, हाँ पूछिए। नैना की हाँ में सुनकर ललित ने उसकी तरफ देखकर पूछा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कहाँ देखा है। ललित की बात सुनकर नैना ने मुस्कुराकर कहा, एक ही शहर में रहते हैं तो कभी मिल लिए होंगे, या फिर हो सकता है आपकी बेटी हमारे ही कॉलेज में पढ़ती हो। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ। नैना की बात सुनकर ललित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ याद आया, आपको तो मैंने आन्या के कॉलेज में ही देखा था। तभी मयंक को भी कुछ याद आया तो उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, यार मेरी एक कजिन है, उसके कम मार्क्स की वजह से उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया। हालांकि वो पढ़ने में अच्छी है, पर पिछले साल एग्जाम टाइम पर ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। बहुत से दूसरे कॉलेज में भी वो घूमी और उन्हें पहले की रिपोर्ट दिखाई, पर फिर भी उन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि लास्ट ईयर का रिजल्ट मैटर करता है। जब नैना ने मयंक की बात सुनी तो उसने मुस्कुराकर मयंक की तरफ देखते हुए कहा, आप उसकी रिपोर्ट्स मुझे भेजिएगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवा दूंगी। नैना की बात सुनकर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, क्या उसका एडमिशन अभी होना पॉसिबल है? क्योंकि अभी तो कॉलेज शुरू होकर 1 महीना भी हो चुका है ना। मयंक की बात सुनकर नैना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उसका एडमिशन करवा दूंगी, बस उससे कहिएगा कि वो ये 1 महीने की पढ़ाई कवर कर ले। इस बात पर मयंक ने भी मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, वो अच्छी तरह से कर लेगी, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, और वैसे भी इतनी प्यारी प्रोफेसर हो तो कोई भी पढ़ने में आलस नहीं करेगा। यू नो, आप जिस क्लास को पढ़ाती होंगी वहां के ज्यादा मेल स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं रहते होंगे, एम आई राइट? उसकी बात सुनकर नैना ने कहा, एक्चुअली हाँ, पर आपको कैसे पता? नैना को कंफ्यूज देख मयंक ने उसे देखकर आंख मारते हुए कहा, जहां इतनी प्यारी टीचर के दर्शन हो तो बच्चे 7 समुंदर पार से भी आपको देखने के लिए आ जाएं। मयंक को अपनी इतनी तारीफ करते देख नैना को लगने लगा कि मयंक उसे पसंद करता है, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि मयंक का नेचर ही ऐसा है। अपनी तारीफ सुनकर नैना ने कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मेरा एक सपना है कि मैं कभी गन चलाऊं। आज बॉडीगार्ड्स के पास गन देखी तो अचानक से गन चलाने का मेरा मन हुआ। वैसे तो मुझे आर्मी फोर्स ज्वाइन करनी थी, पर पेरेंट्स ने मना कर दिया था। ये कहते वक्त नैना थोड़ी उदास हो गई तो मयंक ने उससे पूछा, अच्छा तुम्हें गन पसंद है, तो उसके बारे में नॉलेज भी होगा, तो बताओ कौन सी गन पसंद है तुम्हें? उसकी बात सुनकर नैना ने आंखों में चमक भरकर कहा, AK-47, जो आर्मी के पास होती है। ये सुनकर मयंक ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा, AK-47 जैसी गन्स की जरूरत तो हम जैसे लोगों को पड़ती है, तुम्हारी तो आंखें ही काफी है कत्ल करने के लिए। मयंक की बात सुनकर जो नैना अब तक उदास थी वो अपनी उदासी भूल गई और वो भी मयंक की आंखों में डूबने लगी। अब जब टीना ने देखा कि नैना और मयंक एक दूसरे से मुस्कुराकर बात कर रहे हैं और एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से डूब चुके हैं, तो उसका भी माथा ठनक गया और वो गुस्से में तमतमाते हुए नैना के सामने जाकर खड़ी हो गई। जब नैना ने देखा कि टीना उसे गुस्से में घूरे जा रही है तो नैना याद करने लगी कि उसने इसे कहाँ देखा है। तभी उसे याद आया कि ये ओबरॉय कंपनी की मालकिन टीना ओबरॉय है, पर वो यहाँ क्या कर रही है। ये सोचकर उसने टीना से कहा, एक्सक्यूज मी,
बस नैना का इतना ही कहना था कि टीना उस पर फट पड़ी। क्या एक्सक्यूज मी, तुम इससे इतना मुस्कुराकर क्यों बातें कर रही हो? क्या तुम इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो या फिर तुम दोनों का कोई अफेयर चल रहा है या तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट कर रहा है ये? टीना की बेतुकी बातें सुनकर आन्या, ललित समेत नैना तीनों ही हैरान हो गए। टीना उस वक्त उस बच्चे की तरह लग रही थी जिसकी टॉफी किसी ने छीन ली हो और वो उसके लिए लड़ रही हो। मयंक ने कुछ कहना चाहा ही था कि तभी उससे पहले नैना ने गुस्से में टीना को घूरते हुए कहा, ओ हेलो, तुम कौन होती हो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली? और हम दोनों का जो भी रिश्ता हो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नैना की बात सुनकर टीना ने गुस्से में कहा, मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे क्यों फर्क पड़ता है? तुम ये बताओ कि तुम्हारा मयंक के साथ क्या रिश्ता है? उसकी बात सुनकर नैना ने भी उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या तुम्हारा पति है जो तुम इसके लिए इतना पजेसिव हो रही हो? जब टीना ने नैना के मुंह से ये बात सुनी तो एक पल को वो भी हैरान रह गई कि वो मयंक के लिए इतना क्यों लड़ रही है। पर अब अगर वो पीछे हटती तो ये उसकी हार होती, और टीना ने कभी हारना नहीं सीखा है। ललित को ये ड्रामा देखकर मजा आ रहा था क्योंकि उसे फ्री में एंटरटेनमेंट जो मिल गया था, इसलिए वो वहीं रुककर दोनों की लड़ाई सुनने लगा। पर उसकी ये खुशी कुछ देर की ही थी क्योंकि थोड़ी देर के बाद आन्या ने उसके पास आकर कहा, पापा घर चलो, मुझे आराम करना है। ललित भी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इन तीनों के झगड़े में पड़े, इसलिए मयंक को इशारा कर कर वो उसे लेकर वहां से चला गया। तभी टीना ने नैना को गुस्से से घूरते हुए फिर कहा, तुम कौन होती हो मुझे उल्टा जवाब देने वाली? तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मैं टीना हूँ, टीना ओबरॉय, ओबरॉय कंपनी की सीईओ। ओबरॉय कंपनी को तो तुम जानते ही होंगे, है ना? मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा सकती हूँ। जब नैना ने यह सुना तो उसने तिरछी मुस्कुराहट के साथ टीना को देखते हुए कहा, हाँ तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, पर तुमने अपनी सारी इज्जत तो बेच खाई है। इतने पैसों का क्या मोल जब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो? नैना की बात सुनकर टीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, इसलिए गुस्से में कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? टीना को गुस्से में देखकर भी नैना ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी और कहा, तुम भूल गई मुंबई में तुम्हारी क्या न्यूज फैली हुई है? न्यूज में तो तुम हाईलाइट भी हुई थी क्योंकि तुमने एक आदमी का मिसयूज करने की कोशिश की थी। उसी वजह से तुम्हारी कंपनी भी इतनी ऊपर गई है, वरना तुम में इतना टैलेंट नहीं है कि तुम अपने दिमाग से कंपनी को इतने ऊपर तक पहुंचा पाओ। नैना की बातों ने वाकई में टीना का पारा हाई कर दिया था। एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन वहां क्रिएट हो गई थी। मयंक ने देख लिया था कि टीना बहुत गुस्से में है और अगर अब वो इन दोनों के बीच ना बोलता तो अगले ही पल शायद दोनों लड़ पड़ते। इसलिए मयंक ने पूरे मामले को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस नैना, दैट इंसिडेंट वाज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग, प्लीज स्टॉप डिस्कसिंग दैट मैटर। नैना से बात करते हुए मयंक नैना की आंखों में ही देख रहा था, जैसे कि नैना की आंखों में वो खो जाएगा। वहीं टीना भी ये बात साफ साफ देख और समझ पा रही थी।